बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग, लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। मैं हूँ सुंदस जमील और आज के प्रोग्राम में सिलसिला कुछ यूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम लाइव कॉल्स जो है सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। 042-992-000628 हमारे टेलीफोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। सादी अरशद साहिबा से फ़ी कॉलर हम एक सवाल लेंगे प्लीज़, और मेक श्योर कीजिएगा कि एक ही सवाल करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को एडजस्ट कर सकें, क्योंकि हमें फ़ीडबैक आती है कि सादिया का जो सेगमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को एडजस्ट किया जाए। तो ये गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट कि मेक श्योर कि पर कॉलर फिर हम एक ही सवाल लें, और मुझे ना करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो अगर पहले से ही हम प्रिकॉशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर बात है वीकेंड एट होम एक ऐसी लाइव प्रोग्रामिंग है कि जिसमें आपके साथ हमारा राब्ता बराह रास्त होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बराह रास्त राब्ते के ज़रिए बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे हालात जो माशरे में चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनको आपके साथ शेयर करना और फिर अपना कथासिस भी करना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना कि क्या कुछ किया जा सकता है। मैं समझती हूँ ये बड़ी एक खुशाइन भी बात है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत ही है कि आप देखें कि आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ राब्ता होता है। पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि दरियाए सतलुज और दरियाए, मैंने ये इसलिए लिख लिया कि कहीं तलफ़ुज़ का, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास, ये दो ऐसे दरिया मैं लिख इसलिए लेती हूँ कि कहीं पे कोई ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए, तो देख के बोल लेना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे फ्लड हाई अलर्ट कर दिया गया है, फ्लड लेवल्स आर हाई। ये वो दो दरिया हैं, और ब्यास दरिया तो कितने अरसे से सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन भारत में जब इस बार बरसात के मौसम में बेशुमार पानी की वजह से, फ्लडिंग की वजह से फिर जो पानी छोड़ा गया, वो करते 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 ऑब्वियसली आप न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे, मफहूम बयान करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी आसपास की जो लोग हैं, गांव देहात हैं, आबादियां दरिया के किनारे मुकीम हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे अहम पैगाम हो सकता है वो भी हमारी ट्रांसमिशन ना देख रहे हों, लेकिन अगर आप आसपास रहते हैं, आप ये पैगाम ज़रूर पहुंचाइए। जिस तरह बाकी प्राइवेट चैनल्स पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी हम देख रहे हैं कि ये अलर्ट जारी कर दिया गया, पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि प्लीज़ अपनी जान की हिफाजत करते हुए, अपनी जान, अपनों को और अपनी जान, कीमती जानों की हिफाजत करते हुए जितना हो सके मेरे ख़्याल में आप लोगों को उधर से शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। तो बजाय इसके कि हम बाद का इंतज़ार करें, पहले से ही आप तमाम ये प्रिकॉशनरी और प्रिवेंशनरी मेजर्स इस्तेमाल कर लेंगे तो हैसल से बच जाते हैं, क्योंकि फिर ये देखने में आए, अल्लाह ना करे कि कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए, तो जो पैनिक सिचुएशन होती है उसमें आप मामलात को फिर हैंडल नहीं कर पाते। तो प्लीज़ खुदारा जितना हो सके, और दुआ हमारे बहन भाइयों के लिए भी, क्योंकि अगेन बात यह है कि पानी को बाइसे रहमत होना चाहिए, बाइसे जहमत नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, और वैसे भी हम जब अपने प्यारे मज़हब इस्लाम की बात करते हैं तो तमाम की तमाम इंसानियत के लिए हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, और जिसमें हर एक इंसानी जान बहुत कीमती होती है। सो इस एहसास और इस शऊर को अपने में बेदार करते हुए और समझते जानते हुए तमाम लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं है, हमारी पूरी टीम की, प्रोग्रामिंग की। और PTV बीइंग अ मदर इंस्टीट्यूट, मैं समझती हूँ इस ज़िम्मेदारी को बड़ी उम्दगी के साथ निभा रहा है। सो ये प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो गुफ्तगू करनी थी, दूसरा आपको टेलीफोन नंबर का दोबारा मैं बताती चलूँ, 042-992-000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। शेफ़ अनम को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अनम, क्या कुछ होने वाला है आज? हम स्नैक में बना रहे हैं वेजिटेबल ब्रेड बाइट्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके साथ मेन कोर्स में आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट बिरयानी, और साथ में जो है ड्रिंक में, क्योंकि मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम जो है लेमन लाइम सोडा बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सादी अरशद को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई आपकी? जी जी, शुक्र अल्लाह का। बस कुछ आजकल का मौसम भी ऐसा है, मैं तो कहूँगी आप सब लोग एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, मौसम भी जी, मौसम में तब्दीली आ रही है। मुझे खुद आप कहेंगे हर वक्त ही अपना इस्तेमाल, एक बार एस्थमेटिक लोगों के लिए ये मौसम ट्रिगर करता है, ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जब तबीयत मेरी ख़राब होती है ना, मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र इस बात के लिए कि आप ये सोचें कि और कितनी नेमतें ऐसे हैं जो हमने ऐसी फॉर ग्रांटेड ली होती हैं। सांस लेना बज़ाते खुद बहुत बड़ी नेमत है, तो जब आपको सांस लेने में तकलीफ़ दिक्कत महसूस होती है तब आपको इस नेमत का, जो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी नेमत है, सांस नहीं आप ले पाएंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं सामने जी, बहुत ही टैलेंटेड और अभी रिहर्सल्स कर रहे थे, जुनैद जवाद बशीर। और जवाद बशीर साहब के ये साहबजादे हैं, ये इतने से थे और करते 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 मेरे कंधे से ऊपर का दिन का चला गया है। और जवाद बशीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको हाल ही में भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया माशाल्लाह से, लेकिन उससे बढ़कर इंटरनेशनल सतह पे जो पाकिस्तान का मौसीकी की दुनिया में रोशन नाम कर रहे हैं, वो काबिल सताइश बात है। तो जुनैद को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सारी बातें मैं नहीं करनी, आप नहीं कोई बात करेंगे आज? नहीं, मैं करूँगा बात। क्या करेंगे, चलें करें बात। कोई मसलन जुनैद कैसा लगता है वालिद साहब का एक नाम, एंड ही इज़ अ वेरी, उनका जो म्यूजिक है ना जवाद बशीर साहब का, बड़ा हट के है। जी बिल्कुल, इट्स वेरी सूदिंग, मेलोडियस। आप अपने जॉनरा को कैसे डिफाइन करोगे? मैं तो यही समझता हूँ कि बस ये जो भी है उनकी बदौलत है और उनके कदमों के सदक़े में है। और मैं भी इसको इस तरह ही देखता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको अच्छा और क्लीन किया जाए और अच्छा लोगों तक इसको साफ़ सुथरे तरीके से इसको डिलीवर किया जाए। और आपका यही सबसे बड़ा होता है कि आप कोई भी काम करें और उसमें महारत हासिल करें। बिल्कुल सही, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, अब कॉलर्स को हम लेना शुरू कर देंगे, एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन तब तक सादिया आने वाला हफ्ता और हॉरोस्कोप प्लीज़। देखिए, मैं तो वैसे ये कहती हूँ कि हर दिन आपके लिए बाइस रहमत होता है। जिस वक्त हम सुबह उठते हैं और अल्लाह ताला हमें एक मौका देते हैं नए दिन के आगाज़ का, तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार बड़ा अजीब सा दिन है, बड़ा अजीब सा हफ्ता है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि कुफराने नेमत। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे पास देखिए, चूँकि डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, डिफरेंट लोगों से बातें होती है, तो मुझे लगता है कि ये बात कहना या लोगों तक ये बात पहुँचाना ना मुझे बड़ी ज़रूरी लगती है। तो मैं ये वक्तन फ़वक्तन इस बात को ना लोगों तक ज़रूर करती हूँ और मुझे ये अपना फ़र्ज़ भी लगता है। बिल्कुल सही कि प्लीज़ काइंडली एक तो ये बात कहना बंद कर दीजिए कि प्लीज़ ये बात ना किया करें। है, जहाँ तक इस वीक की बात है तो नो डाउट अच्छा हफ्ता है। ठीक है। प्लैनेट्स की जो पोजीशन चेंज होती रहती है ना, जिसकी वजह से ये सारे मामला चेंज होते हैं। उसमें उसकी कॉलर की भी फरमाइश आ चुकी है, प्लैनेट्स चेंज में। सुमैया है, कौन है जी? लैया से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। पूछे जी, नाम बताइए सिस्टर का। अमारा अरशद नाम है उनका। अमारा है नाम। डेट ऑफ बर्थ ईयर? 1 जनवरी 1997। ओके, 1 जनवरी 1997, राइट? हाँ जी। क्वेश्चन बताइए प्लीज। उनकी शादी के बारे में पूछना है, कब होगी, फैमिली में होगी और आउट ऑफ फैमिली होगी। ठीक है जी, डन हो गया। थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा। अल्लाह ताला खुशियाँ दे आपको, आपकी फैमिली को, आमीन जी। अच्छा जी, जो शादी है वो डेफिनेटली फैमिली की पसंद से आएगी और विद इन अ फैमिली जानने वाले कुछ इस तरह के मामलात ही रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, थोड़ा सा डिले आ सकता है। खुदा न खास्ता कहीं रिश्ता कमिटमेंट होके ख़त्म हो सकती है। ठीक है। जब मैं ये बात कहती हूँ तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी बात होगी। प्लीज़ उसको भी काइंडली आप थोड़ा सा ईजी लिया करें। समटाइम्स कोई रिश्ता आता है, कोई कमिटमेंट हो जाती है, अगर इंगेजमेंट यानी कि मंगनी भी हो जाए तो उसमें भी कुछ मसाइल या किसी चीज़ की वजह से मामला ख़त्म हो सकता है। टेक इट ईजी। और मैं अक्सर एक बात बोलती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। दो लोगों के इकट्ठे एक ही वक्त में जायचे बनते हैं, डेट ऑफ बर्थ उसमें सही होनी चाहिए, बताया करें, पूछा करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। फिर उसमें कोई फैसलों की बात किया करें। और इसी वक्त में ये जो पिछले कुछ 3-4 महीने रहे हैं ना, इसमें इनके कोई रिश्ते, कुछ इस तरह के मामला बहुत तेज़ी से चले हैं। और इस बच्ची की मुझे वैसे भी कोई अपनी कोई पसंद, कोई ऐसा मामला लगता है, लेकिन उधर कोई बातचीत नहीं बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अजरा हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अजरा। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आप मैं अपने बेटे शराज के लिए पूछना चाहती, शादी के लिए। ओके, नाम बताइएगा। शराज जावेद उनका नाम है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताइए।
जी 1991 में पैदा हुए थे, शाम 5 बजे, ठीक है। और 22 अगस्त। 22 अगस्त, ठीक है जी। 22 अगस्त। शादी के बारे में पूछना है? जी जी। ओके ओके जी, लाइव जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। 22 अगस्त 1992 बोला जी है ना? 1992, 92, और शाम 91 5 सॉरी, बजे। 91 सॉरी अच्छा ठीक है। जी। अच्छा, शादी के हवाले से इन्होंने पूछा है तो अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ इसी टाइम पीरियड में अगर ये कुछ रिश्तों को देख रही हैं तो आई थिंक ये अच्छा वक्त है, बिल्कुल ज़रूर देखें। और मुझे तो बल्कि अनकरीब में ही कुछ ऐसा मामला बनता हुआ वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड टाइम फॉर बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगली कॉलर उज़मा है जी सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़मा, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। ओके बताएं, पूछिए। मेरे यहाँ ना 4 साल हो गए मेरी शादी को, तो औलाद नहीं है अभी, तो मैंने इस बारे में पूछना था। ओके ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइएगा। 30 सितंबर ठीक है। 1991 ओके और सिटी सरगोदा। 13 सितंबर 13 सितंबर 1991। और किस सरगोदा 30। सरगोदा। ठीक है, किस बारे 30 है जी, 30। हाँ कोई इशू नहीं, थैंक यू सो मच जी, जवाब लाइव सुनिएगा। अच्छा, किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रही हूँ? सॉरी, इनकी औलाद शादी के बारे में। औलाद के बारे में। शादी को 4 साल हो गए। थैंक यू जी, लाइव जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया। कभी कभार ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, ऑब्वियसली टेलीफोन लाइंस में डिस्ट्रप्शंस भी होती हैं, तो फिर पैनल से बता दिया जाता है डेट ऑफ बर्थ और ईयर। अगर आपको लगे हम कहीं मिस कैलकुलेशन या मिस हो रही है कम्युनिकेशन, तो फिर पैनल पे आप बता सकते हैं जी। अच्छा देखो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मुझे इसमें ना एक्चुअली औलाद के हवाले से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सिर्फ ख्वातीन का ही मसला नहीं होता है रिलेटेड टू जहाँ पे औलाद की बात होती है। तो देखो बेटा, आपके बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर कोई आपके कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या ऑलरेडी भी ये बच्ची को किसी ट्रीटमेंट में है, कुछ ऐसा मामला है, तो शी इज़ फाइन। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके दोबारा अगर आपकी बात हो मेरे से, तो आप अपने हस्बैंड के हवाले से भी पूछिए। ओके ठीक है। लेकिन बस ये बात कि अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ कीजिए, मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार बेशक, करता है। बेशक। ये बात आप याद रखेंगे तो मेरा रब किसी के लिए भी गलत फैसला कर ही नहीं सकता। हर फैसले में कोई ना कोई एक हिकमत होती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी, मैं नहीं कहती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर खुशी की खबर आएगी। डिलेज होते हैं, कोई ऐसी हाँ। बात नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है जी, कौन है जी? ओके, शबाना है जी पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पखैर आगले संगे आल दे। ठीक ठाक। तो सही जी। देर मेहरबानी दा, इतनी पश्तो आती है, आगे आप सिखाएंगी। ज्यादा कुछ पूछ लेना, मेरे ख्याल से तो आपकी पठान है। क्या है? सॉरी जी, आपकी मदर भी पठान है ना? मेरी अम्मी पठान है, मेरा ससुराल भी आधा पठान है। अभी मैं आपको बता दूंगी रास्ता, तो आपने चले भी जाना है, उनका घर बड़ा मशहूर जगह पे है। अच्छा जी बताइएगा प्लीज। मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है, शबाना। ठीक है जी शबाना जी, ठीक है, क्या पूछना चाहेंगी? जी 4/4/1985। ओके जी उसके बारे में ये पूछना है, अभी उसके वो घर कुछ खराब मामला चल रहा है शोहर के साथ, तो ये ठीक हो सकेगा नहीं हो सकेगा, इस बारे में पूछना था। ओके ठीक है जी, हमारी बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखें। मैं लाइव जवाब आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है इनके घर के मामलात ज़रा गड़बड़ चल रहे हैं, तो वो पूछ रही हैं। ओके। जो घर के इनके ख़राब मामलात हैं ना, बेसिकली इनकी मदर साइड से मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली बैकग्राउंड के कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो इनकी मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट ये जिस तरह कहते हैं ना, बहुत एक देर का प्रॉब्लम है, लाइक इट्स बिन एजेस, काफ़ी लंबा सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा है। एनी हाउ, लेकिन पिछले 7 ईयर से 7 to 7.5 ईयर से ज़्यादा कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है। और पिछले 2.5 सालों में जो भी इनके घर में हुआ है ना, वो कहते हैं जो भी था, जिसने भी किया, जैसे भी किया, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ठीक है। या जो लोग थे जिसने भी किया, मैं इतना कुछ इस वक्त एक
लमसम सा बता ठीक है, सकती बिल्कुल हूँ, सही। ठीक है। एनी हाउ उन लोगों को अवॉइड करें, मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है। जो भी हैं, जिस तरह से भी है, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, उन लोगों को अवॉइड करें, इनके मसाइल हल हो जाने। बिल्कुल बड़ा ठीक। सिंपल आंसर। बिल्कुल ठीक। जी जी, रजिया हैं जी सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइएगा किसके बारे में पूछना है? जी, मैंने अपने 2 बेटों के बारे में पूछना है। उनकी शादी किस मंथ में होगी या कब तक होगी? दोनों की शादियों का ही पूछना है? जी, ओके। एक बड़े बेटे का नाम बिलाल अहमद है, ठीक 24 सितंबर 1993 ठीक है। गोदा में पैदा हुआ है। क्या 24? 24 सितंबर 6:30 1993। 24 जी। अच्छा जी, दूसरे बेटे का बताइए। दूसरा बेटा 12 नवंबर 1994 ठीक है। फुलवाल में पैदा हुआ है। नाम क्या है उनका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब। वहीद हसीब हसीब। हसीब। ओके ओके जी। हल्ला डांट क्यों रहे पहले? एक आप नोट कर ले, एक का मैं कर लिया जी, मैडम कर लिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ऑल दो गो के हम एक कॉलर एक जवाब, लेकिन आप माँ हैं तो फिर माँ के तो बात को टाला नहीं जा सकता। आपको दोनों बेटों के बारे में बताते हैं जी। अच्छा, जिनकी पहले इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है ना, तो उनके हवाले से तो ये है कि इनकी जो शादी, कोई कमिटमेंट जो भी है, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये बच्चा चाहता है, आई थिंक, या जो भी इनकी रजामंदी है, जिस तरह से भी है, मेरा ख्याल है ये उसको थोड़ा सा कंसिडर करें। और ट्रस्ट मी, मैं इसी बच्चे के हवाले से ना इनके दूसरे बच्चे का ही बता, जैसे ही इस बच्चे की कमिटमेंट होनी है ना, मुझे लगता है दूसरे की भी हो जाए। अच्छा, यानी आगे पीछे ही होगा काम। आगे पीछे ही होगा। और ऑलरेडी इस बच्चे की जो भी कमिटमेंट है या जो भी मामलात इसकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, मेरा ख्याल है ये इसको ज़रा कंसिडर करें, बिल्कुल तो ठीक। बहुत से मामलात क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, दोनों का आपने जवाब बता दिया। हाँ जी, तो ये एक से ना कभी कभी देखें, जिस तरह एक क्योंकि दोनों, और इस बच्चे की शादी या जो इस बच्चे का मामला है, अपनी जगह से दूर होना है कहीं, या वो दूसरा शहर हो, वो दूसरा मुल्क हो, और इस बच्चे की रजामंदी में ज़रा ये वालदा साहिबा जो है वो रजामंदी अपनी का इजहार करें। अच्छा, जहाँ ये करना चाहते हैं जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओके। हो सकता है शायद इसलिए उन्होंने फ़ोन किया, वो तो जाहिर बात है यही बता सकती हैं। बिल्कुल ठीक। और तो नहीं कुछ बताना चाहेंगी? इतना ही मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक। जुनेद, आप बहुत परेशान लग रहे हैं मेरा भाई। आप भी सादिया से कुछ पूछ, आपका स्टार क्या है ये बताएं। बारे में मुझे आपकी डेट किस क्या डेट और महीना बता दो बस। डेट महीना है 18 जून। अच्छा, पसंद नहीं 2000 पूरा। 2000 पूरा, कितना मजे का 18 जून 2000 पूरा। कमाल हो गया, पूरा कमाल हो गया भाई, 2000 पूरा। अच्छा जी, बताइए इनका क्या हिसाब किताब? अच्छा देखो, मैं सिर्फ इसको जब मैंने ये जब हम लोग बैठे हुए थे, और ये जब पता है ही इज सो, अब कुछ लोग होते हैं ना, बड़े क्लियर होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने पैशन को लेकर। और मैं तब भी सोच रही थी कि क्योंकि हम जब किसी को भी मिलते हैं ना, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं बताती हूँ, मुझे पता होता है कि इनका कौन सा प्लैनेट कितना क्लियर होगा, कितना अच्छी पोजीशन पे होगा। मुझे तभी यकीन था कि इनका कहीं ना कहीं मरकरी रूलिंग प्लैनेट होगा। तो ये जून ये ऑलरेडी बता रहे हैं, और ही इज सो मच क्लियर अबाउट हिज गोल्स, यानी कि आपको पता है मुझे क्या करना है, पैशनेट हो बहुत ज़्यादा। और अगर आपको बता दिया जाए ना, सुबह का एक, आप फ़र्ज़ कीजिए जो भी आपके फादर हैं या जो जिनको आप मानते हो, वो अगर आपको बता देंगे ना कि बेटा तुमने इन अगले 2 से 3 दिन में ये करना है और ये तुम्हारा होना चाहिए, तो आप वो कर दो। आप ऐसे करते हो? जी, कोशिश तो करते हैं। देखा तो बस। तो अच्छा जी, ये इस तरह की इनका एक होगा अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना। बिल्कुल। लेकिन डिसिप्लिन। एक मैं बात ये भी बता सकती हूँ, इनसे डेली रूटीन पैटर्न फॉलो नहीं किए जाते। 9 to 5 वाली जॉब करने वाला बच्चा ये नहीं है। क्रिएटिव इंसान जरा थोड़ा अपने मूड के अपना साथ। मन मौजी टाइप। बिल्कुल। शुक्र है टाइम पे आ गए, हमारे प्रोग्राम में रिहर्सल्स कर ली हमने, तो भाई ये देखना है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अस्मा है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं अस्मा जी? शुक्र अल्लाह का। मैं ये पूछना चाह रही थी अपनी बेटी के बारे में, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी, बताइए। 8/4/1995। ओके जी। नाम? नायाब। उससे कुछ शादी के मामलात चल रहे हैं, तो मैं उसके सिलसिले में बात करना चाह रही थी कि कुछ बीच में थोड़े से इख्तलाफात पैदा हो गए ससुराल में और हम लोगों में, तो वो कैसे सेटल डाउन होंगे, और क्या मतलब शादी उनकी नवंबर में हम लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन वो लोग कुछ पहले चाह रहे हैं या कुछ कोई उनको गलत कर रहा है, कोई सिलसिले में बातें हमें क्लियर नहीं है
लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ थोड़ा सा मुझे ये गाइड करें ठीक। कि चीज़ अपनी शादी अपने टाइम पर ही हो, कैसे होगा। अल्लाह ताला बहुत सिर्फ खुशियाँ इनसे आपकी। ये पूछ ले कि इन्होंने अभी चंद महीनों के अंदर तो नहीं शादी, नवंबर तक तो नहीं शादी आप लोगों ने डिसाइड की हुई? नवंबर की हुई है। दिसंबर तक की हुई है। हाँ, आप उस शादी को पोस्टपोन कर दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये शादी मुझे कुछ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ये शादी का शायद डिसीजन आपका अच्छा नहीं होगा। आप सुन रही हैं या कॉल ड्रॉप होगी? जी मैं एक सुन बार- रही हूँ। वो तो शायद सितंबर में चाह रहे हैं। हाँ तो जी, मैं- ये डिसीजन ये जो मैरिज का है, देखिए अभी हालांकि मैंने कोई कंपैटिबिलिटी नहीं की है, कुछ नहीं किया है, लेकिन इससे मैं बच्ची के जायचे से आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रशियन में है, ये जो शादी है ये तेज़ी का डिसीजन है। तो आपको मेरी एक गुजारिश है, आपकी बेटी हम सब की बेटी, लेकिन ये अभी कुछ मामला ठीक नहीं है, सो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा फिलहाल आप उनसे यही कहें कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप उनको पोस्टपोन का कहेंगे ना, वो आपको खुद ही कहेंगे कि जी अच्छा जी होना तुसी रह नहीं दो, इस टाइप का आपको उनकी तरफ से जवाब आएगा। ठीक है जी। नहीं, वो तो हमें बहुत जल्दी में करने को कह रहे हैं। मेरी बहन, मैं आपको इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप इस शादी को आप उनको सिर्फ इतना ही कह देंगे ना कि ये पोस्टपोन कर दें, तो वो आपको इनकार कर देंगे। आपको लिटमस टेस्ट उसी वक्त पता चल जाएगा। हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप एक माँ हैं, आपकी आवाज़ में बड़ी एक अपनाइयत सी लगी, मैं इसीलिए इसीलिए मैंने उनको फौरन जवाब और दिया। मैंने इसीलिए कहा कि ये नहीं बिल्कुल, और मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, ये बड़ा फिर एक आम तासुर होता है कि क्या बाकियों की आवाज़ में नहीं, एक अपनाइयत सबके कंसर्न्स होते हैं, कोई अपनी बहन के बारे में, कोई बेटे के, बेटी के, लेकिन इनकी आवाज़ ऐसी लगी कि मुझे लगा कि घबराहट वाली ज़्यादा थी, पैनिक, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वो इनको यकीनन ये कह रहे होंगे कि ये फौरन शादी का ऐसा ही है। कुछ ऐसा। मैं इसलिए ख़वातीन नज़र डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं हर बात पे वजाहत इसलिए दे देती हूँ, हर किसी का अपना स्कूल ऑफ थॉट होता है। आपकी हर कॉलर सर आंखों पे, हम आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का। मैं तो बस ऐसे ही बैठी हूँ आप लोगों के नाम लेके फैसिलिटेट करने के लिए। हर कॉलर का जवाब जिम्मेदारी के साथ देना, और फिर दिल से दुआ निकलती। मुझे हर कोई कहता है तुम दुआएं, मैंने कहा मैं क्यों ना ऑनर दुआ दूं। आप जब दिल में से दुआ निकल रही होती है तो लब पे भी आनी चाहिए और आपको देनी चाहिए। तो सब बच्चों के नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छे करे। और बेटियों के तो मामले में, मेरी अपनी बेटी है अभी तो गो के 9 साल की, लेकिन जरा आप कंसर्न ज़्यादा हो जाते हैं। मामले में हम वैसे ही बहुत छोटे थे, ऐसा ही है। तो बहुत सारी दुआएं जी। अच्छा जी, थैंक यू करने का सादिया को वक्त आ गया। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जो आप लोग प्यार देते हैं और इस तरह से जो हम लोगों के साथ अपना प्यार बांटते हैं, इसके लिए तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। और इसी खुशी में कॉलर को भी हम साथ एडजस्ट जरूर। अच्छा जी, नहीं ड्रॉप हो गई कॉल? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच जी। कोई मसला नहीं है, अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह एक और सेशन हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जीती रहिए, खुश रहिएगा प्लीज। और जुनेद जी भी अब क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? आ जाइएगा, प्लेटफॉर्म आपका है। बहुत सारी क्लैप में जुनेद जवाद बशीर। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद शेफ़ अनम जो हैं, काम जारी और सारी है उनका, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और उम्दा गरम ग्रीन टी में क्या मिलाया जी आपने मेरी हालत को देखते हुए? ग्रीन टी में बस थोड़ी सी हनी शहद। हाँ, और लेकिन ये है कि पानी बिल्कुल सही हॉट होना चाहिए। हाँ। इतना, और अगर जैसे आप बता रही हैं कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो उसके लिए ये है कि थोड़े से बड़े घूंट लेंगी आप, ताकि जो है आपके गले को थोड़ा सुकून मिले। हाँ, वो एस्थमेटिक्स के लिए सूदिंग इफेक्ट आता है। सूदिंग इफेक्ट आता है, बिल्कुल सही। इसका अप्रूवल डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा देंगी कि ये कितना इसकी तासीर, मुझे तो आई कैन फील दैट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो, और जुनेद जवाद बशीर भी हमारे साथ मौजूद, इनकी सिंगिंग कैसी लगी आपको? मैंने तो आते ही इनको कॉम्प्लीमेंट किया है कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह जो सुर निकल रहा है वो अमूमन। सुंदर, मुझे सिर्फ ये शिकायत, आई थिंक वी हैव ब्यूटीफुल सिंगर्स, लेकिन मुझे ये शिकायत है कि फाउंडेशंस ऑफ म्यूजिक जो सुर निकालना है वो वहाँ से उतनी मेहनत नहीं करते। एक पूरी अस्थाई होती है, अंतरा होता है वो सारा कुछ। तो आई फील कि ये ही हैड दैट टैलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई में अनडाउटेडली। अच्छा, मुझे आपने गाया गाना कभी? हाँ, गा लेती हूँ मैं। कब गाएंगी इधर परफॉर्मेंस?
इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम करेंगे मेरे अच्छा, पूरी नशिस्त मैं होगी? वहाँ बैठूंगी, वो मेरी जगह अच्छा, वो होगी। सिंगर्स की जगह हमने और यहाँ रखी। डबल रोल में करूंगी डॉक्टर का। ठीक है, हमने इसमें ज्यादा मैं हंस नहीं सकती ना मेरे। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी मुलट्ठी भी डाल लें, ठीक है, तो आपके गले को और सूदिंग होएगी। हनी और पानी जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। एक तो इसके जब धुआं उठ रहा होता है तो आपके यहाँ पे फॉर्मेंटेशन हो रही होती है, जिसको हम टकोर बोलते हैं। बिल्कुल सही। वो टकोर आपकी नेजल पैसेजेस को भी खोलेगा और आपके थ्रोट को भी डायलेट करेगा और आपके लंग्स भी बेहतर फील करेंगे। एस्थमा क्या होता है? यही होता है ना कि आपके जो लंग्स हैं, यानी कि जो फेफड़े हैं, वो जैसे सुकड़ जाते हैं नालियाँ, तो उन नालियों को डायलेट करने के लिए हॉट चीज़ें जो हैं, जो गर्म चीज़ें हैं, वो अमूमन एक टकोर का काम है। बिल्कुल सही। और इसके अलावा एक सेकंड, अगर आप यूकलिप्टस ऑयल, हाँ, उसको भी अगर आप सूंघो गर्म पानी में डाल के, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये लेकिन मौसम भी मैंने देखा है कि हर तीसरे चौथे बंदे को कम से कम बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, वायरल इन्फेक्शंस हुई हुई हैं, और फिर इसमें खाना हम जो खा रहे हैं, बाहर से भी खा रहे हैं, घरों में जो खाने बन रहे हैं। और आज का मौजू भी 2-3 चीज़ों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो नमक और जो मिर्चों का इस मौसम में ख़ास तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर लोटस सीड्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदस, ये अब लग रहा है कि जैसे कोई हल्की सी बात हमने की है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के घरों में जो रिवाज है नमक और मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेहत को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं ज़्यादती की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर का रोना रो रहे होते हैं, इवन मतलब इन द 20s हाई ब्लड प्रेशर की आ रही है। मेरे घर एक बच्ची काम करती है, उस चीज़ 18, और उसके वो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है। सो कुछ हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट हैं जिनको आज से हमने कम करना शुरू कर देना है। पहली चीज़ कि हमने जो आटे के अंदर हम नमक डालते हैं गूंदते हुए, प्लीज़ उसकी छुट्टी करा दें। ठीक है। इसके अलावा चावलों के अंदर हम नमक डालते हैं, ठीक है, पकाते हुए, उसकी छुट्टी कराएं। इसके अलावा जो हमारे सैलेड होते हैं, मतलब हम बनाते सैलेड हैं, चलो अच्छा हो गया, हमने लीव्स यूज कर लिया है, खीरा, टमाटर, सारा कुछ, लेकिन जब हम उसमें टेबल सॉल्ट डाल देते हैं ना, नॉन पका हुआ सॉल्ट, तो वहीं से उसका जो अफादियत है वो आप सोचो कि 50% कम हो गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, मिर्चों की, काला नमक भी तो लोग इस्तेमाल करते हैं। काला नमक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना? हाँ। और हम लस्सियों में भी नमक का इतना इस्तेमाल करते हैं, हम अपने मशरूबात में करते हैं, अमरूद में, तरबूज के ऊपर डाल रहे हैं नमक। एग्जैक्टली, मुंह में पानी आ रहा है। तो ये तमाम चीजें, बेटे आप तो प्लीज अपने कावा ही, हाँ, मेरे लिए तो यही है, आप इसी के बारे में सोचें। यू आर राइट, आई एग्री। तो जो ये है ना, ये अब जैसे वी सम ऑफ द डॉक्टर्स वी गॉट टुगेदर, और हमने ये सोचा कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान को रेगुलर मिल रही हैं और वो एज पॉइजन समटाइम एक्ट करती हैं, ठीक है? क्योंकि बॉडी में सोजन ज़्यादा होना ही आजकल के प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लोग डायबिटीज़ का शिकार हो गए। अगर डायबिटीज़ नहीं भी होती तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। अच्छे भले पतले लोग आप देखोगे और उनको ये होता है कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये सब चीज़ें, एक तो फैट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा, दूसरा बहुत ज़्यादा रोटी और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा, कह रही हूँ। नमक और मिर्च हमारी हर चीज़ में होती है। मिर्च आपके मैदे को लिटरली, अगर वो टारगेटेड है, अगर वो ख़राब हुआ है, उसके अंदर सोजन हुई है, तो उसको उड़ा के रख तबाह कर देगा भाई। मसलन अगर मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि मेरे पास गैस्ट्रोस्कोप हो ना, और मैं आपके पास करके आपको दिखाऊं, तो आपको रेड कलर का अंदर से स्टमक नजर आएगा, इतना सूजा होता है। उसके ऊपर सुंदर हम फिर मज़ीद नमक, मज़ीद मिर्च, मज़ीद चाय, मज़ीद कॉफ़ी, मज़ीद फिज़ी ड्रिंक्स डालते हैं ना, तो मैदा जो है वो बिल्कुल काम तमाम होता है। वहीं से सोजिश और बीमारी का अमल शुरू हो जाता है, मसलन डायबिटीज़ वहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब मुझसे ये पूछा गया था कि अगर हम नमक मिर्च, हमारा दिल चाहता है निम्को वगैरह भी खाने का, निम्को इज द लास्ट थिंग कि आप खाएं उसको, ठीक है, उसका नाम ही निम्को रखा हुआ है क्योंकि इतनी नमकीन तली हुई और सारी। उसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको कोई स्नैक्स बताऊं, ठीक है? एक तो चने बहुत अच्छी स्नैक्स है, अगर आप लोगों का यूरिक एसिड ना हाई हो। डॉक्टर साहब, पॉपकॉर्न्स भी, बिल्कुल जो घर में बना रहे चिप्स,
कि चिप्स की बजाय आप पॉपकॉर्न्स यूज करें, और पॉपकॉर्न्स में भी हम सॉल्ट डाल देते हैं। और अच्छा जो बने बनाए होते हैं ना, जिनको आपने सिर्फ माइक्रोवेव करना होता है या अवन, उनमें नमक ऑलरेडी होता है, उस पे आप और नमक डाल दें तो आप तो तबाह अपने आप को कर रहे हैं। बिल्कुल, यू आर नॉट ईटिंग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने खीरा काट के खा लिया है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी नमक डाल ली है, तो आप तो फिर यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग हेल्दी। स्कंजबीन के अंदर एक तरफ चीनी डालते हैं और फिर नमक भी डालते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। सो जो चीज हम ज़बान, जैसे हम जो फ्लूइड में घुल के मिल जाए ना, उसका जल्दी इफेक्ट होता है। और एक मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि नमक को की जगह वो जो लाल नमक है, जो पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो यूज़ करें, क्योंकि जो उसका नॉर्मल रॉक सॉल्ट काउंटर पार्ट है वो ज़्यादा ज़रा डेंजरस है, ठीक है। अच्छा, मैं एक स्नैक लेके आई थी, ठीक है, ये मैं खा सकती हूँ? जी आप खा सकती हैं, बिल्कुल। ये इसको हम लोटस सीड्स कहते हैं और पंजाबी में इसका बड़े मज़े का नाम है। बताओ, ये मुझे बताया जा। अच्छा, ओहो, ये भी खबर है। सारी खबरें जी हमें पैनल से बता रहे हैं। मोहसिन जाफर साहब कह रहे हैं कि सामने रेडी पे बैठे हुए चाचा वो भी बेच रहे हैं ये। नहीं, मैंने तो वो मीनारे पाकिस्तान में लाइसेंस बनवाने गई थी, मैंने वहाँ लिए हैं। इतनी निजी डिटेल्स नहीं आपने अभी। आपको पता है मैं अपने पेशावर में ससुराल का पता बताने लगी थी, जज्बाती होकर। शुक्र है मैंने उस रोड का नहीं, क्योंकि मेन रोड पे घर है, वो मेन रोड मशहूर है, वो मेन पे मैंने। तो अच्छा, ये देखो ये कॉल डोडे कहते हैं इनको पंजाबी में, ठीक है। और ये आम, जैसे अभी मोहसिन साहब सही कह रहे हैं कि ये आम रेडियो पे मिल रहे हैं और लोग इनको इग्नोर करके गुजर जाते हैं और जाके सीधे कहीं ब्रोस्टेड चिकन के पास लैंड कर जाते हैं। तो बात ये है कि ये स्नैक्स हैं, आप इनको खा सकते हैं, और जब हम इनको रोस्ट कर लें तो वो फूल मखाने बनते हैं। ठीक है, दिखाइएगा दोबारा क्लोज। आपको याद है सुंदर, हमने एक प्रोग्राम किया था फूल मखाने पे कि बच्चे अगर दूध नहीं पी रहे तो आप उसके अंदर फूल मखाने उनको डाल के दही या दूध के, थोड़े से दूध के अंदर डाल के थोड़ा सा हनी डाल के दें तो उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जितना आपके अंदर कैल्शियम और जितना आपके अंदर पोटेशियम होगा, उतना ही ब्लड प्रेशर लोअर होगा, उतनी ही आपकी सोजन कम होगी। अब ये क्या करता है, ये डायबिटीज के लोगों के लिए एक बेस्ट स्नैक है। ओके, मतलब जो लोग डायबिटीज का शिकार है, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या खाएं, वो इसको खाएं, इसका ऊपर से छिलका उतार देते हैं और अंदर से एक छोटा सा वो निकलता है और हम वो खाते हैं एज इट इज इसको, यानी कि बिल्कुल ठीक। एज इट इज नहीं, इसका ऊपर से छिलका है, लेकिन यानी सिर्फ छिलका उतार के एज इट इज खा लेना है। उसके अंदर से गिरी सी निकलती है जैसे मूंगफली की होती है, ठीक है। तो वो हमने जनाब खा लेनी है और उससे आपको मतलब ये आपका स्नैक भी होएगा और ब्लड प्रेशर कम होता है। और एक और चीज, एंटी एजिंग, ठीक है। एंटी एजिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आजकल के, क्या झुर्रियां पड़नी, ये एग्जैक्टली ये देखिएगा, ये जुनैद आप दिखाइए कैमरे में, वो उस पीछे कैमरे में दिखाइएगा। ये कितनी अच्छी चीज है और ये आप इसको यूज करके देखें और फिर मुझे बताएं कि आपकी डायबिटीज की दवाई कितनी कम हो गई है और आपका ब्लड शुगर कितना कम है। ये तो ऐसी चीज है जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं सुंदर, ये तो पता ही नहीं, देखें कितने लोगों को एग्जैक्टली। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी ये लोअर करता है क्योंकि इसके अंदर जिस्म के दर्दों को कम करता है, जिस्म की सोजिश को कम करता है। हम एज डॉक्टर्स जब हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि जब आपने अपनी जिस्म की सोजिश कम कर ली तो समझें कि आपका, अच्छा ये यूरिक एसिड वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, गाउट के वो गाउट जो यूरिक गैंठिया जिसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा आईबीएस जिनका पेट हर वक्त खराब रहता है और कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन होती है। यू कांट ओवरडू इट, आप ज्यादा तो नहीं ना इसका वो तो वही है ना, मुट्ठी भरी खाने, ठीक है। और उनको छीलने में ही और इतना टाइम लग जाता है कि फिर बंदा तंग आ जाता है। अच्छा, वैसे मेरा तो 1 सेकंड में छिला ही अच्छा वाला था। हाँ, ये अच्छा वाला कहना मानने वाला था 1 सेकंड में जो है ना। तो जितना आप क्लोज टू नेचर रहेंगे ना, उतना ही आप बेहतर फील करेंगे। जब हम कॉन्डिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो मिर्चों की मैंने आपको बताई, मिर्चों के अलावा हल्दी का इस्तेमाल जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा करें। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर कम करें, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हल्दी दूध में डाल के पिएं। ये जो बरसात के मौसम में अमूमन जिस्मानी दर्द होता है, आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश नहीं होते, तो आप रात का एक कंकॉक्शन बनाएं जिसमें आप फूल मखानों को थोड़ा सा देसी घी में वो कर लें, कच्चा पुल्ला कहते हैं उसको, कच्चा पक्का करके रोस्ट करके उसके बाद आप उसको दूध के अंदर डालें, गर्म दूध कोसे दूध के अंदर डालें, उसके अंदर आप थोड़ा सा हनी डालें और उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी डालें, ठीक है। और ये आप पुडिंग सी बना के ना तो ये रात को पी जाएं। ओके। 4-5 दिनों में ये जो रोज नकाहत का अमल, जिस्म में दर्द, कंधों का दर्द, टांगों की पिंडलियों का दर्द, ये इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। अनम, आप क्या सजेस्ट करेंगी रात को सोने से पहले मीठी नींद आए जी, यानी सुकून वाली नींद, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी कहा। हम तो, मुझे याद है बचपन में गरम दूध, मैं बिल्कुल यही कहने लगी थी कि गरम दूध का भी कहा जाता है कि आप लें तो उससे भी बड़ी अच्छी
नींद आती है। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को शौक़ नहीं है दूध पीने का, लेकिन फिर भी वो थोड़ा तो इतने मिल्क्स में भी अब इतने टाइप्स आ चुकी हैं, लो फैट मिल्क भी आ चुका है, तो आप जो है वो अपनी इनटेक रखें और ज़रूर थोड़ा सा उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की और लॉन्ग टर्म नींद आती है। मतलब वो कहते हैं ना कि वन गो में आप सोए हैं, सुकून तसलसल में एक आएगी। वन गो में आप सोए हैं। और मुझे याद है जुनैद, हम बचपन में ना अम्मी गरम दूध के साथ शहद, और वो इतनी मज़े की, एक तो एनर्जी भी आपको मिल गई और नींद इतनी अच्छी आती थी। स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करूँ, मेरा कसूर है कि मैं अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी क्या रूटीन होती है? हाउ डू यू टेक अ गुड स्लीप? बस ये होता है कि हमारा तो ज़्यादा यही होता है कि रात भर जागते हैं काम शाम के चक्करों में इधर उधर सब, तो ये नींद का हमारा रात का इतना कोई नहीं है कि हमें कि रात को आनी है, ये भी सुबह भी आ सकती है हमें, इस तरह का हमारी रूटीन होती है। तो खाने पीने का क्या फिर एहतियात करते हो, क्योंकि रूटीन म्यूजिक की वजह से दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता? फिर वो उसमें ये भी होता है ना कि आपका जो खाने की भी रूटीन होती है, जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, आपका मतलब कहीं ट्रैवल में है किसी जगह पे है, फिर वहाँ फिर खाने पीने का थोड़ा हो जाता है, ठीक है, टाइमिंग्स का फर्क हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो फिर टाइम से खाना। लेकिन आप वैसे कितने पंक्चुअल, सादिया ने तो बताया आपके स्टार के हिसाब से क्या पंक्चुअल हो, खाने के मामले में भी टाइमिंग के हिसाब से पंक्चुअल हो, या आपको लगता है कि थोड़ी केयरलेसनेस है? केयरलेसनेस ही है। मैं उसको मसलन ज़्यादा ये होता है कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और शाम एक टाइम रोटी खाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अगर इफ इट सूट्स हिम, आई डोंट नो आप क्या कहेंगे, लेकिन अपना अच्छा रूटीन रखी है ना कि नाश्ता करते हैं और फिर रात को खाना खाते हैं। खाना अगर जल्दी खा लें रात को, जल्दी मतलब लाइक 10-11 बजे नहीं, थोड़ा पहले, तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद अभी आप जैसे सोने के लिए कह रही थी, तो सोने के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, थोड़ा सा दूध, और अगर दूध वो नहीं, आप दूसरा ये गाय वाला दूध नहीं पी सकते, तो आप आमंड मिल्क निकाल लें। उसमें ये है कि आमंड लेके, बादाम को लेके, उनको छील के, पानी डाल के थोड़ा सा ब्लेंडराइज कर लें, तो वो बादाम का दूध बन जाता है। बिल्कुल सही। उसके अंदर थोड़ी सी खसखस मल के डाल दें और उसके अंदर हनी डालें और रात को पिएं और सुबह खराटे मारते उठें। ओहो, सुबह भी खराटे मारते हुए सोते रहें। थैंक यू सो मच, जीती रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और इसी के साथ जवाद से हम रिक्वेस्ट करते हुए लाइव सिंगिंग कुछ हो जाए, बहुत सारी क्लैप में आ जाइए जुनैद जवाद। दानी रे गा मा दानी दा वा मा पा मा पा मा गा मा गा रे दानी दानी रे गा मा दानी दा वा मा गा रे नी दा सा। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गए, आज इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। दानी नी दानी दानी नी दानी दानी नी दानी दानी दा पा मा 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 गा मा गा रे दानी दानी नी दानी दानी दा पा मा 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 गा मा गा रे गा रे रे दानी दा। आज इबादत रूबरू हो गए। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, उजालों में, उजालों में, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में।
रे रे दा रे दा नी नी दा नी दा दा बा दा मा 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 गा मा गा रे गा रे रे दा रे दा गा रे दा रे दा नी नी दा दा बा मा 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 गा मा गा रे आज इबादत रूबरू हो गए। गा रे दा रे दा नी नी दा रे गा रे दा रे दा नी नी दा नी दा 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 बा दा मा 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 गा मा नी नी दा नी दा रे गा रे दा नी दा नी नी दा रे दा बा दा मा 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 गा मा गा रे दा रे दा आज ए बा जी ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ अनम भी हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, और हमारे साथ जावेद बशीर साहब के साहबजादे जुनैद जावेद बशीर भी मौजूद हैं। और जावेद बशीर आपको मालूम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम मौसीकी की दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह शोहरत याफ्ता है माशाल्लाह से, और अब इनकी लेगेसी इनके बेटे आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस एज ऑलवेज। और वो ब्रेक पे फिर हमारा अपना भी तो फरमाइशी प्रोग्राम चल जाता है, लेकिन नहायत उम्दगी के साथ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ रखने के लिए। मेरी जो मेहमान शख्सियत जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, पहली मेहमान शख्सियत ऐसी ही कि अगेन बैनुल अक़वामी सतह पे इनको बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। हाल ही में जो अवार्ड मिला उस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सऊद उस्मानी साहब शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सफ़रनामे भी इन्होंने लिखे, बहुत सारी किताबें इनकी शाया हो चुकी हैं, और बहुत उम्दगी के साथ ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ़ तकारीब में इनको जब आप देखते हैं, लाइव प्रोग्राम्स में देखते हैं, तो हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं सऊद उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुंदस कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़रूर बताती चलूँ, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 1998 अकेडमी ऑफ लेटर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मिला। लेकिन इनकी जो अचीवमेंट्स पे एक नज़र सर आइए देखते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, सऊद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बैकग्राउंड में फरिया परवेज़ साहिबा ने ये कलाम आपका जो है पेश किया, बिल्कुल सही। सामने तशरीफ़ रखती हैं खूबसूरत शख्सियत की मालिक। मैं इनसे बड़ी इंस्पायर्ड होती हूँ। आमना मुफ्ती साहिबा एक इंस्टीट्यूट बजाते खुद हैं, इसलिए क्योंकि मल्टी टैलेंटेड, और हमारे माशरे में जब हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, ख़वातीन बढ़ चढ़ के इनफरादी सतह पे एक अपना नुमाया मकाम बनाती हैं ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, और फिर दे आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा उम्दा बात हो नहीं सकती है। शी इज़ डूइंग जस्टिस माशाल्लाह से। आमना मुफ्ती साहिबा कॉलमिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, लेकिन पढ़ाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्ट राइटिंग, और उसके अलावा हाल ही में ये मैंने लिख लिया ना, एम.फिल कंप्लीट इन्होंने की है फिल्म में, स्क्रीन राइटिंग में, ये तमाम चीज़ें जी ऑल इन वन है। और इनके साहबजादे से मेरी मुलाकात हुई जो और उम्दा तरबियत इन्होंने की, तो ये माँ भी बहुत अच्छी हैं, और यकीनन बेटी बीवी तमाम रिश्तों को खुश उसलूबी से निभा रही हैं। आमना मुफ्ती साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुंदस, शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब एक इंसान इनफरादी सतह पे काम कर रहा हो और हर जिम्मेदारी को, और फिर ख़वातीन में तो बिलखसूस हिम्मत ज़्यादा, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने ज़रा थोड़ी ज़्यादा दी है। बिल्कुल, एक पसली हमारी शायद ज़्यादा ही है, एक पसली थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको हाईलाइट करना ताकि तो नहीं, नहीं वो बिल्कुल सीधी है। मैंने कहा वो पसली टेढ़ी तो नहीं है। लेकिन आप भी सऊद साहब देखें, हम ये मानते हैं या कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैंने हमेशा इस जुमले में एक इस्लाह तो नहीं, एक एडिशन किया है कि वो जो औरत होती है वो बेगम तो होती है, लेकिन उससे पहले वो माँ है जो दुआ करती है अपने बेटे के लिए, तो वो फिर एक बड़ा इसमें कोई शक नहीं है कि एक माशरे की तश्कील के लिए, एक सेहतमंद माशरे के लिए माँ का किरदार बहुत बड़ा है। और जाहिर है कि जो आज की बच्ची है वो कल को उसने माँ बनना है, और ये बाकी रोल ऐसा है। आमना से मेरा बहुत पुराना देरीना ताल्लुक़ है, ये हमारी दोस्त भी हैं, हमारी अदबी बरादरी की रुकन भी हैं, और फिर इनके नावल, इनके सफ़रनामे, मैं इनकी पजीराई और इनकी सताइश करता रहता हूँ, और ये मेरी करती रहती हैं, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता है। नहीं, यू बोथ आर माशाल्लाह, आप खुद दोनों जो हैं इनफरादी सब। अभी जो हाल ही में अवार्ड मिला, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। हाल ही में मेरा ख्याल है आप ये पिछले साल जो मुझे शिकागो में अवार्ड मिला उसकी बात करें, लेटेस्ट वायरल वही है। मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और
कौंसल जनरल पाकिस्तान ने शिकागो में मुझे एक अदबी तंजीम में ये अदबी तकरीब में ये अवार्ड दिया, और ये किसी ख़ास किताब पर नहीं था, किसी ख़ास गज़ल पर या नसर पर या शायरी पर नहीं था, बल्कि वो मजमूई कारकर्दगी पर था। तो ये अल्लाह का बहुत करम है। उसके साथ कैश अवार्ड भी था। अच्छा, तो ये तो अपनी जगह है, और खुदा के शुक्र है मुझे ज़िंदगी में बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी है, जिसमें अहमद अदीम कासमी अवार्ड भी है, जिसमें यूके से अवार्ड भी है, और ये अमेरिका का अवार्ड भी है, और सारे शायरी पर हैं। लेकिन असल बात ये है कि सबसे बड़ा अवार्ड संदस ये होता है कि जो सरशारी आपको मिलती है ना एक तख्लीक के बाद, एक कामयाब किताब लिखने के बाद, वो जो आपके अंदर से फूटती है और जो कोई इंसान किसी दूसरे को नहीं दे सकता, बिल्कुल सही, वो कहीं ऊपर से आती है, वो सबसे बड़ा अवार्ड। सर पहली बार कब ये अंदाज़ा हुआ, गो के जुमला ऐसा, लेकिन मैं ज़रूर ये जानते हुए अपनी ऑडियंस और अपने लिए कि आप एक शायर हैं, यानी आप लिख सकते हैं। एक होता है ना हर इंसान को, आपको रहनुमाई भी हासिल हुई होगी, गाइडेंस भी मिली होगी, लेकिन सबसे पहले कब ये इस बात का एहसास हुआ? ये देखिए, मैं एक अदबी घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद ज़की कैफ़ी साहब बहुत मशहूर शायर थे। फिर मेरे सारे उनके दोस्तों में कलीम उस्मानी साहब, नासिर काज़मी साहब और होश तिरमिज़ी साहब, ये सब लोग बिल्कुल सही। तो मैंने बचपन में इन लोगों को अपने घर देखा, आते जाते देखा, अपने घर में ये सारी अदबी सरगर्मियाँ देखी। लेकिन ये 6ठी या 7वीं जमात का तालिब इल्म था कि एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था घर वापस, तो मैं वापस आया और मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैंने आज शेर लिखे। आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरी उम्र क्या हो गई, 10 या 11 साल शायद। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने शेर लिखे हैं, सुनाओ मुझे। तो मैंने कहा कि मैंने लिखे हैं कि कांटे भी हैं चमन में और फूल भी खिले हैं, कलियां चटक रही हैं, कांटे खटक रहे हैं। वाह! अच्छा, अब ये आप ये देखिए 10 साल की मेरी उम्र कमर बयश होगी। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वज़न क्या होता है, शेर क्या होता है। ज़ाहिर है इतने बच्चे को क्या पता होता है। तो मेरे वालिद खुद बहुत कमाल के शायर थे, तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुमने कुछ शेर लिखे हैं। तो मैं डरा कि अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा सुनाओ। मैंने सुनाए तो वो हैरान हुए और उन्होंने कहा ये तो वज़न में है। अच्छा, फिर इसके साथ जुड़ी हुई एक बात ये करता, हमारे घर एक माहाना मुशायरा हुआ करता था जिसमें डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब जो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और मेरे वालिद, वो दोनों मेज़बान हुआ करते थे। तो उन्हीं दिनों में वो मुशायरा हो रहा था और एहसान दानिश जो मशहूर शायर थे, उस्ताद शायर थे, वो इसकी सदारत कर रहे थे। तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और मुझे वहाँ माइक पर बिठाया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने भी आपको शेर सुनाने हैं, इसलिए कि इसने भी ज़िंदगी में पहली बार शेर किया। तो ये शेर जो मैंने अभी आपको सुनाए, ये मैंने पहली बार 10 साल की उम्र में एज इट इज़ इसको फिर एज इट इज़ मैंने सुनाया और मुझे उस वक्त पता लगा कि मैं वज़न में लिख सकता। बड़ी गहरी 10 साल की उम्र में बच्चा सोच भी नहीं सकता आमना जी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आपकी हम जब बात करते हैं और पढ़ने लिखने में, समझने सीखने में कोई उम्र की कैद नहीं होती। आपने हाल ही में जो एमफिल अभी कंप्लीट, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताते हैं। सुंदस, ये एक बड़ी अजीब, कई दफ़ा मुझे भी बड़ी इस पर हंसी आती थी जब मैं पढ़ रही थी। तो मुझसे यही सवाल हर एक ने किया, क्योंकि मॉर्निंग में और मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ पढ़ रहे थे जिनको मैं पढ़ाती आ रही थी। तो मेरी एक जो इंस्ट्रक्टर थी, टीचर थी, वो उनमें से थी जो मास्टर्स में मेरी टीचर थी। ठीक है। तो वो मुझसे ये सवाल बार बार करती थी, आमना ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो क्योंकि बहुत हद तक हम लोग पढ़ाते तो हैं, इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन समहाउ हम किसी तरह अपने निज़ाम तालीम पे हमें शायद उस तरह एतबार नहीं है। और हम अब भी ये यकीन रखते हैं कि गिफ्ट होता है, गिफ्टेड लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मेरा थोड़ा सा इस बारे में एक चीज़ है कि रिसर्च, मुझे, क्योंकि मैंने मास्टर्स में भी जो पढ़ा था उसमें भी मैंने रिसर्च की थी, अपना मेरे मास्टर्स में था मेरे पास। और अब भी रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो तख्लीक की तरह ही खूबसूरत है। वाह! तो मैंने एमफिल का बेसिक मकसद मेरा रिसर्च में उस तरह वापस आना था। और जब आप थ्रू एकेडेमिया आते हैं तो वो आपके पास एक आपको डेडलाइंस पे भी काम करना होता है, और वो सारा समझिए कि वो जो एक दोबारा से, जैसे एक रिटायर्ड प्लेयर को आप दोबारा कहें ना, रिफ्रेश का बटन दब गया तो वो मेरे ज़िंदगी के 20 साल बीच के सिमट गए और मैं वापस वहाँ चली गई। और जो उस वक्त मेरे साथ क्लास फेलोज थे, अब वो मेरे टीचर्स थे। अच्छा। सवेरा शामी थी, वो मुझसे जूनियर थी। ठीक है। अब वो यहाँ पे मेरी मैम थी। ओके। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे साथ सर शबीर सरवर जो मेरे क्लास फेलो थे, वो यहाँ पे मेरे प्रोफेसर थे। तो बड़ा दिलचस्प लगता था
कि ये साथ या अच्छा, लेकिन चूंकि मेरा साथ एक दूसरा करियर भी मौजूद था, तो वो लोग, उनको बड़ा वो होता था मसला, बल्कि एक हमारी जो टीचर थी वो कहती थी मैं आप जिस क्लास में होंगी मैं वहाँ पढ़ाने नहीं आऊँगी। तो ये चीज़ें रही साथ। एंड योर टीचिंग अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्ट राइटिंग एंड फिल्म की जो जी और जी पहले तो ये था कि सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई रही थी क्योंकि वो एक मेरा फील्ड था। इस वजह से एमफिल करने के बाद ये है कि अब मैं और सब्जेक्ट्स लाइक प्रोडक्शन है या और चीज़ें, तो मैं उनको भी। एक्सेलेंट, ये बड़ी अच्छी बात है। जुनैद, लर्निंग की बात करें, फिर आपके वालिद साहब को भी, जावेद बशीर साहब को भी हम देखते हैं, उनकी भी लर्निंग हैज़ नॉट स्टॉप्ड। एक उनकी शख्सियत में भी एक निखार माशाल्लाह। आपने क्या क्या कुछ सीखा अपने वालिद साहब से और वो कितना हेल्पफुल रहा है आपको? जी, ये सब पहली बात तो मैं ये करता हूँ कि ये सब उनकी वजह से है। तो ये कोई भी काम है, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, उसको लगन से करते हैं, उसकी सर्च करते हैं, उसको मसलन अपने अंदर उतारते हैं, तो वो एक ना एक दिन वो आपका वो चीज़ आपके लिए वो सब कुछ बन जाएगी। तो ये कि आपको करनी चाहिए हमेशा रियाजत, उसको रिहर्सल्स कहते हैं, प्रैक्टिस कह लें। आप किसी भी काम की आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि उसमें और क्लीन उसको करें और उसको और रिफाइन किया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंटरनेशनली जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, कैसा लगता है? वालिद साहब के साथ तो परफॉर्म बेशुमार बार किया होगा, कैसा लगता है बताओ? जी, मैं खुद फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती और ऊपर से वो मेरे वालिद भी हैं, और उनकी बदौलत के सदक़े में और उनके साथ जब करते हैं परफॉर्म तो डर भी बड़ा लगता है कि You're a good son, आप अच्छे बच्चे हो, बाअदब हो। हाँ जी, उनके साथ डर भी बड़ा लगता है और मसलन वो प्यार भी इतना करते हैं, बस फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके साथ जब हम परफॉर्म करते हैं। नहीं, दैट्स वेरी गुड। सर, मुझे अपना बचपन, अपना कॉलेज लाइफ नॉट वेरी फार अवे, मैं ताकि इस्लाह कर दूँ, 2005 में BA किया, बस यहाँ तक ही बताऊंगी, इससे आगे नहीं ना, फिर लोग कैलकुलेशन बाकी हम गैस करेंगे। गैस में भी 19-20 का हम फ़र्क मार्जिन है। सर, दौर ऐसा था, वक्त ऐसा था कि किताब से दोस्ती थी। आप लाइब्रेरीज़ का हम रुख किया करते थे, हम रिसर्च के लिए, और लाइब्रेरी जाना एक ट्रीट हुआ करता था कि जी हमें अगर ब्रेक का भी टाइम मिल रहा है, रिमेंबर कैनेट कॉलेज में भी ब्रेक का भी टाइम मिलता, हम लाइब्रेरीज़ का रुख करते थे कि यार किताब पढ़नी है, नॉलेज में इजाफा करना है। अब अच्छी बात है, अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट है, एवरीथिंग इज़ वन क्लिक अवे, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल की, बच्चों की कितनी दोस्ती अभी तक है लाइब्रेरीज़ के साथ, किताबों के साथ कितनी नहीं है, और किस तरह गैप को फिल किया जा सकता है? बस बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे खुशी हुई कि आप खुद किताब को इसी तरह वैल्यू करती हैं जैसे हम लोग करते हैं। हम लोगों ने किताब से इश्क किया, हमने किताब पढ़ी नहीं है सिर्फ, हमने इश्क भी किया। हमारा किताब से एक रोमांस का रिश्ता है। ट्रू, बिल्कुल। और आप देखिए कि किताब जो छपी हुई किताब की मैं बात कर रहा हूँ, कागज़ की किताब की बात कर रहा हूँ, कि उसके साथ आप कॉफ़ी पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं और किसी झील किनारे बैठे हैं, और आप उसी में आप लेटे हुए हैं या सो जाते हैं और किताब आपके सीने पर धरी रहती है। तो ये एक ज़िंदगी का वो जायका है जो आप मिस कर जाते हैं अगर आप छपा हुआ हर्फ ना पढ़ें बल्कि स्क्रीन पर पढ़ें। मैंने एक शेर लिखा था जो बहुत वायरल हुआ और बहुत पसंद किया गया कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। वाह वाह। तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, लेकिन हम कम से कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इस सफ़र को या इस सवाल को हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें, थोड़ा सा कम अरसा इसका दौरानिया बढ़ा दें। मैं ये समझता हूँ कि किताब से इश्क कभी ख़त्म भी नहीं हुआ, अगरचे कम हुआ है, और हमारी अपनी गलती ये है कि हमने किताबों की तरफ नौजवान नस्ल को उस तरह नहीं राग़िब किया जिस तरह करना चाहिए था। नौजवान नस्ल किताबों से दूर है, लेकिन आप इसके साथ ये भी देखिए कि बुक फेयर्स होते हैं। ऐसा ही है, और बुक फेयर्स बड़े बड़े स्टॉल्स होते हैं, और आप देखते हैं कि दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ वो स्टॉल खाली होते हैं। ऐसा ही है। वो किताब आप देखिएगा कि उसमें ज़्यादा नौजवान नस्ल होती है जो ख़रीदारी कर रही होती है। तो दूसरी तरफ ये पहलू भी है। सर, आप पब्लिशर भी तो किताबें भी तो मैं इसलिए पूछा एज ए पब्लिशर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी ये सिर्फ मायूसी की बात नहीं है, अगरचे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हुकूमत भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें किताब सस्ती होकर लोगों तक पहुँचे, नौजवान नस्ल तक पहुँचे, या ज़्यादा दिलचस्प होकर पहुँचे,
तो इतनी मायूसी की बात नहीं है। सर ओल्ड बुक बुक फेयर्स शॉप्स भी हैं इतनी सारी, अब तो इतना कुछ हैं सारा कुछ, और इसमें बुक फेयर्स आप देखें कि उसकी एक बड़ी मिसाल है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमें दुख तो ज़रूर होता है कि जब हमें महसूस होता है कि किताब की PDF कॉपी जो स्क्रीन पर पढ़ी जा रही है, वो छपी हुई किताब अपनी जगह है और शेल्फ पर रखी हुई है, लेकिन कोई आदमी मोबाइल पर या स्क्रीन पर वो पढ़ रहा है, टैबलेट पर पढ़ रहा है। तो ये है कि किताब तो नहीं ख़त्म होगी, उसकी शक्लें बदल जाएंगी। सही, जैसे कि किंडल आ गया, जैसे आप PDF पढ़ते हैं या दूसरी चीज़ें, वेरी वेल सेड। लेकिन यानी सिल्वर स्क्रीन पर आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो छपी हुई किताब और कागज़ की महक है वो शायद अब हमें इस पर समझौता करना पड़े कि उससे आहिस्ता आहिस्ता हम दूर हो रहे हैं। बिल्कुल से आमना जी, मैं और आपका कनेक्शन एज अ टीचर भी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के साथ है। जो किताब पब्लिश होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैंने किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है ना, तो मैं कोई किताब अगर मेरे सामने होगी तो मुझे पता है कि ये पब्लिश्ड है, तो ये सारी ऑथेंटिक न्यूज़ है। इंटरनेट पे आप जाते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं करी कि रिसर्च वो कोई अनऑथेंटिक, लेकिन एक डाउट ज़रूर होता है कि हो सकता है ये फ़लाँ शख्स का स्कूल ऑफ थॉट हो, पता नहीं ऑथेंटिक है कि नहीं, फ़लाँ ऑथेंटिक बंदे से पता करो, इसकी तस्दीक करो। वो किताब का नेमुल बदल, ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अभी सऊद साहब ने फरमाया, किताब के साथ एक रोमांस तो बिल्कुल वाबस्ता है, बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी उसकी तस्वीर कशी की, उनके शेर में भी मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों के साथ किताब के साथ हमें जुदा होना पड़ेगा। बिल्कुल, और हमें जाना पड़ेगा सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में जो ऑलरेडी प्रिंटेड बुक्स हैं उनका PDF भी है, किताबें आ भी सॉफ्ट फॉर्म में रही हैं। और जो आपने ऑथेंटिसिटी की बात की, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ऑनलाइन हैं रिसर्च के लिए, स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च। तो मैंने तो दोनों अदवार देखे हैं, वो दौर भी देखे हैं जब वो हम 6 किताबें इकट्ठी खोल के उसमें से बिल्कुल ले रहे होते थे नोट्स, और बड़ा मुश्किल होता था हमारे लिए। जो लिटरेचर रिव्यू था असल में वही वक्त लेता था। अब ये है कि गूगल स्कॉलर के ज़रिए आपको सारी तमाम किताबें उस टॉपिक से रिलेटेड, वो किताबें भी मिल जाती हैं, आपको तमाम आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, और वो ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि ऑथेंटिक साइट्स मौजूद हैं। तो ये एक तरह से हैसल फ्री भी है कि आपके पास वो इतने सारे कागज़, वो चीज़ें नहीं आती, और उसको ज़ाहिर है किताब जो है वो कागज़ की सनत जो है वो दरख्त कटने के साथ मुंसलिक है। सही, तो हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें जुदा होना पड़ेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैये में करनी पड़ेगी, हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। जनरली दुनिया आप देखें तो पेपरलेस वर्ल्ड की तरफ जा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप एयर टिकट अब आपके पास मोबाइल में होता है, ऐसा ही है, और आप उसको दिखाते हैं या स्कैन करते हैं और चले जाते हैं, आपको टिकट कागज़ की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड एग्जांपल। इसी तरह बेशुमार जगहों पर, तो आपको शायद ये पता होगा कि दुनिया में बड़ी बड़ी पेपर मिल्स बंद हो रही हैं या उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। दुनिया बगैर कागज़ की एक निज़ाम की तरफ चली गई है, जा रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर किताब में कागज़ का एक मामला है। मसला सिर्फ किताब का नहीं है, मसला हर कागज़ की चीज़ का है कि जिसमें कागज़ इस्तेमाल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा और पेपरलेस वर्ल्ड की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तब्दीली एक ऐसी चीज़ है जिसका आप रास्ता रोक नहीं सकते, क्योंकि सैलाब का रास्ता रोका नहीं जा सकता। सही। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जो खूबसूरत चीज़ें हैं उनको हम बचा सकते हैं, और उन खूबसूरत चीज़ों में एक किताब। बिल्कुल, एंड चेंज शुड बी फॉर गुड, और वाकई में वो फ्लेक्सिबल। सब आपके अदबी सफ़र में अब तक और जितने शोरा से आपकी मुलाकात हुई, इंस्पिरेशन किस किस से आपने किस तरह से हासिल की, वो बताते हुए। मैंने सुनता बहुत इंस्पिरेशन बहुत लोगों से, लेकिन इस वक्त आपको इस सीट पर देख के मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी साल पहले मैं PTV के नाइट टाइम ट्रांसमिशन में एज एंकर मैं भी 2-3 साल करता रहा हूँ। मैं भी मेज़बान था। आप तो बहुत अच्छी मेज़बान हैं माशाल्लाह, और बहुत आपका काम है। मैं भी इसका एक हिस्सा रहा हूँ और PTV का इन्हीं स्टूडियोज़ का हिस्सा रहा हूँ, और इधर से ही होती थी, यही स्टूडियो था, नाइट टाइम स्टूडियो था, और उसमें वो लाइव ट्रांसमिशन होती थी, और रात को 11 से 3 बजे तक होती थी। बिल्कुल, लाइव कॉल्स भी होती थी और सारे कुछ म्यूज़िक वगैरह भी होता था। अच्छा, ये एक तो बात अलग मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने। अच्छा, ये जो है इंस्पिरेशन, वो आप दो तरीके से लेते हैं। एक तो किसी शख्सियत से लेते हैं, या किसी शख्सियत जो दुनिया में नहीं है उसकी किताब से लेते हैं या उसके काम से लेते हैं। आप क्लासिक को पढ़ते हैं, अब गालिब तो इस दुनिया में नहीं है, मीर नहीं है, अनीस नहीं है, दूसरे, आप उनके कलाम से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि 3 नाम इतने बड़े हैं, इतने बड़े जिन हैं
कि उनके सामने कोई नहीं पहुंचता। इकबाल हैं, मीर और गालिब हैं, ये 3 बड़े नाम, शायरी की बात करूं तो फिर उनके बाद दूसरे लोग भी हैं। तो इंस्पिरेशन मुझे सबसे मिलती रही। लेकिन जो जदीद दौर में अगर मैं पोस्ट पार्टीशन गज़ल की बात करूं तो उसमें मुझे बहुत मुतासिर किया। लखनऊ में इंडिया में एक होते थे इरफान सिद्दीकी, मरहूम, इंतकाल हो गया। फिर फराज साहब थे, परवीन शाकिर थी, फिर इफ्तिखार आरिफ हमारे यहाँ बड़ा नाम है, फिर और नाम है, बहुत से नाम हैं। ये गज़ल की मैं बात बिल्कुल कर रहा हूँ। नज़्म में वजीद अमजद जैसा नाम कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, कासमी साहब जैसा नाम कोई बिल्कुल नहीं। कासमी साहब तो ये सारे नाम हैं, यानी कोई एक नाम इसमें से निकालना मुश्किल है। फिर हम तक, हमारी नस्ल तक आते आते और नाम बदल जाते हैं बहुत सारी। असल में इंस्पिरेशन का ताल्लुक सुंदस इस बात से है कि आपके अंदर कितना ताकतवर तनूर है, वो भांबड़ कितना है आपके अंदर कि वो जलता है, वो शोला देता है। वो कहीं से भी उसको एक चिंगारी मिलेगी तो वो जल उठे। वाह, बिल्कुल सही। आमना जी, वो कासमी साहब का कासमी कहानियाँ, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, फिर वो बानो आपा की लिखी हुई और उनको जिस ड्रामाई तरह, फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब का भी जिक्र करना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम आमीन। ये तो कमाल था वो दौर, आप बेहतर तरीके से इसको बता सकेंगी। सुंदस, वो हमारा बचपन और सऊद साहब मेरा ख्याल है आपका भी बचपन ही था, वो एक जादुई दौर था। मतलब उस वक्त पे टेलीविज़न, यानी एक हमारी नस्ल ने वो ट्रांजिशन हो चुकी थी, आ चुका था टेलीविज़न, कलर टीवी भी आ चुका था, और उस वक्त हमारा ड्रामा अपनी पीक पे था। ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रू। और ये जिन आपने अदीबों का नाम लिया, ये लोग थे डायरेक्टर्स के भी बहुत मेहनत थी, और सबसे बढ़ के हमारे एक्टर्स उस दौर के कमाल थे। मुझे यूँ लगता है कि जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वो जस्ट एक ग्रे अल्फाज होते हैं जो एक सफ़ेद पेपर के ऊपर होते हैं, उन अल्फाज को ज़िंदा करना जो है वो अदाकारों का ट्रू, बिल्कुल सही। तो जो एक लॉट थी, एक पूरी टीम थी, एक दौर था। आप टेलीविज़न पे चाहे वो एक 45 मिनट का एक ड्रामा आता था, आज तो 100 से भी ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं एक हफ़्ते में, लेकिन वो जो क्वांटिटी कम होने के बावजूद जो क्वालिटी थी, यानी उसमें अदब भी था, उसमें अदाकारी भी थी, उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स भी थे, और जिसमें मैं कहती हूँ कि आवाज़ को जिस तरह वो लोग इस्तेमाल उतार चढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी आवाज़ की कमाल थी, कमाल। और यही स्टूडियो, यही जगह, और अगर मैं कहूँ सादा ज़बान में, सादा सेट्स, कोई उसमें लैविश वो नहीं, लेकिन बंदा दंग रह जाए कि किस अंदाज से ख़वातीनों से बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग ना। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट होने की वजह से एक ख़ास अहमियत, और सारी उम्र मैं ये समझती हूँ पीटीवी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं चैनल हो सकता। ऑब्वियसली इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जुनेद भी मौजूद है, तो जुनेद, जावेद बशीर से रिक्वेस्ट भी करते हुए क्या और कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और गुजारिश काफ़ी है जी? बिल्कुल, या फरमाइश कह दें, इल्तिजा भी कर लिया, इल्तिजा भी कह सकते हैं। हाँ, या हुक्म भी दे सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई आ जाइए, बहुत सारी क्लैप पे। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं किचन सेगमेंट में वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अमेजिंग प्रेजेंटेशन जी। और ये कौन सी बिरयानी है? चिकन रोस्ट बिरयानी, ठीक है। साथ में हमने ब्रेड बाइट्स बनाई है, वेरी नाइस, वेजिटेबल ब्रेड बाइट्स है, और साथ में जो है लेमन लाइम जो है सोडा बनाया है। अनम ने कहा ये आप नहीं पी सकती, आपका गला खराब, आप कैसे सोच भी कैसे सकती? मैंने कहा चले ठीक, इकबाल भाई को हम टेस्ट क्योंकि एक तो इसके अंदर लेमन है, प्लस ये फुल चिल्ड है, बहुत ज्यादा बर्फ है इसके मजे का, ठंडा है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ इसकी रेसिपी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रेड, इसके लिए आपने 2 से 3 आलू ले लेने हैं, उनको बॉईल कर लेना है तकरीबन, और 1 कप के करीब ही हम इसके अंदर बॉइल्ड चिकन ऐड करेंगे, जिसको नमक और काली मिर्च डालकर जो है मैंने बॉईल किया था, और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको श्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी कैरेट, और थोड़ा सा तकरीबन जो कैप्सिकम होती है। अच्छा, वेजिटेबल्स की चॉइस इसके अंदर आपकी अपनी, आप चाहे तो मशरूम्स और कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड की है, 1 अंडा ऐड किया। अच्छी तरीके से आपने उसका एक बैटर सा बना लेना है, थोड़ा सा बैटर ऐसा होना चाहिए कि स्प्रेड हो जाए इजीली ब्रेड के ऊपर।
ब्रेड है, आपने अपनी पर्सनल चॉइस की ब्रेड ले लें, चाहे आप रेगुलर ब्रेड ले लें, ब्रांड या मिल्की ब्रेड, कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने उसके ऊपर इसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड करने के बाद एग का ब्रश करना है, और मैंने इसके ऊपर थोड़े से जो है कलौंजी और थोड़े से जो ब्लैक तिल होते हैं वो इस पे स्प्रिंकल किए हैं कलर इन्हांस करने के लिए। और उसके बाद आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई करें, बेक करें, एयर फ्रायर करें, सारी ऑप्शंस जो है वेरी गुड। और ये मैं बताऊं, बच्चों के स्कूल्स कुछ के तो खुल चुके हैं, कुछ के अब नेक्स्ट वीक से ओपन हो रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए लंच के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसमें क्या स्पेशल डाला है जल्दी से बता दें। इसके अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, चीनी को आपने सिरप बनाकर डालना है, आपने डायरेक्टली इसमें शुगर नहीं ऐड करनी, उसका वो फ्लेवर निकल के नहीं आएगा। और साथ में इसके अंदर थोड़ा सा चाहे आप ब्लैक सॉल्ट ऐड कर लें या पिंक सॉल्ट ऐड कर लें, और इसमें थोड़ा पानी डाल के आप अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद कोई भी वाइट सोडा या स्पार्कलिंग वाटर डाल सकते हैं। अभी हमने डॉक्टर फरजीन मलिक, थैंक यू सो मच, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में नमक का मना किया था, लेकिन जाहिर बात है आप एतदाल के साथ, आपने ओवरडू नहीं करना। थैंक यू सो मच। ये मैं इस्लाह कर दूँ ना साथ साथ, क्योंकि फिर कुछ लोग हैं कि वो कहेंगे कि इस सेगमेंट में हमने बात की, तो हर चीज़ को बैलेंस के साथ ज़िंदगी में ख़वातीन हज़रात इस्तेमाल करें, तो उसमें आपका और आपकी सेहत और अपनों का फ़ायदा होता है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सऊद साहब हैं, आमना जी हैं, और हमारे साथ जुनैद भी मौजूद हैं। जुनैद की परफॉर्मेंस आमना जी कैसी लगी, पहले बताएं। कमाल। मैं यही बात कर रही थी जो आप लोगों की ब्रेक में, कि माशाल्लाह जो हमारे बड़े गाने वाले थे उनके बच्चे अब चूँकि वो लोग जाइंट्स थे तो ये उनके सामने हमें नज़र नहीं आते। ये इनके बेचारों की खुशनसीबी भी है और बदकिस्मती भी है, लेकिन अपने जगह पे बहुत अच्छा गा रहे हैं, जिम्मेदारी से, और उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। और इन्होंने ये इस चीज़ को देखते हुए भी कि ये अहद एक और तरह का है, उसके बावजूद उसको लेके चले हैं, और बहुत से बच्चे आगे फ्यूजन में भी जा रहे हैं, दोनों चीज़ों को। विच इज़ अ गुड थिंग, बिल्कुल सही है। आपको साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लोगों की नीड्स जो होती हैं, ज़रूरियात हैं मौसीकी के हवाले से, उसको सोचते समझते हुए म्यूज़िक जो है बनाना चाहिए। सर नाउ इतने सारे वाक़यात होंगे, इतने सारे मुशायरों में आप जाते होंगे, तकारीब का हिस्सा बनते होंगे, इंटरेस्टिंग वाक़यात सर, फॉन्ड मेमोरीज बहुत से हैं सुंदर साहब। जाहिर है मुझे भी बहुत टाइम हो गया इस शोबे में, मैंने बहुत से मशाहिर बड़े शोरा के साथ सफ़र किए हैं। फराज साहब के साथ, मैं यहाँ बात काटूंगी आप दोनों की प्लीज़। सऊद भाई इस मामले में मेरी सहेली हैं, मुझे कोई भी बात पता करनी होती है तो मैं फट फ़ोन करके कहती हूँ सऊद भाई ये वाक़या, और सऊद भाई की मेमोरी माशाल्लाह कंप्यूटराइज्ड मेमोरी है। तो ये आप दोनों ही बताएंगे वाक़यात, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। फराज साहब के साथ अच्छा, आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। फराज साहब के साथ मेरे इंडिया के और कतर के और कई जगहों के सफ़र हुए। एक बार हम इंडिया में थे, ठीक है, और उदयपुर में एक मुशायरा था, इसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब भी थे, मैं भी था पाकिस्तान से, और फराज साहब भी, बाकी सारे इंडियन पोइट्स थे, और बहुत बड़ा मुशायरा था। तो वहाँ एक होटल में थे हम, तो वो होटल का लॉन बहुत बड़ा था, और हम नाश्ते के बाद, चाय के बाद हम बाहर आकर बैठ जाते थे। तो हम सब बाहर बैठे हुए थे, कोई सारे इंडिया के भी, पाकिस्तान के सारे शोरा थे, मैं वीडियो बना रहा था। तो मैंने देखा कि फराज साहब के गिर्द कुछ मक्खियाँ हैं जो मंडला रही हैं उनके चेहरे के गिर्द। अब फराज साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, बिल्कुल, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। तो मैं वीडियो बना रहा था, जब मैंने फराज साहब को फोकस किया तो मैंने कहा सुना है दिन में उसे मक्खियाँ सताती हैं, सुना है रात को मच्छर ठहर के देखते हैं। अच्छा, बड़ा ज़ोर का कहका पड़ा, और फराज साहब ने खुद भी बड़ा इंजॉय किया। लेकिन उसी सफ़र की एक बात मैं बड़ी मज़े की आपको और सुनाता हूँ। मैंने फराज साहब से कहा, फराज साहब वो क्या वाक़या था जो आपको रात को फ़ोन आया था एक पेशावर के एक आर्टिस्ट का? कहने के हाँ यार वो ये हुआ कि एक आर्टिस्ट था पेशावर रेडियो का, और वो ज़माना वो था जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता। ठीक है। अब रात को 2-3 बजे किसी के फ़ोन आ जाना सर्दियों की रात में, तो वो बहुत ही ख़तरनाक बात होती बिल्कुल ठीक है। रात को फ़ोन क्यों आया है, किस लिए आया? फराज साहब कहने लगे मैं सोया हुआ था, सर्दियों की रात थी, तो अचानक फ़ोन रात को 3 बजे आया। मैं घबरा के उठा, और मैंने उठाया तो उसने कहा कि सर फराज साहब मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको मैंने तंग किया, मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ पेशावर टीवी से। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या बात है, तुमने रात को फ़ोन किया? फराज साहब मैंने आपको परेशान किया, लेकिन पूछना यह था कि ये कहका जो होता है, कहका लफ्ज़ ये कौन से काफ से होता है? आप अंदाजा कीजिए, रात को 3 बजे वो आदमी फ़ोन करके पूछ के आ रहा है कि कहका कौन से काफ से? तो कहते हैं फराज साहब ने कहा कि अगर ये तेरा कहका है तो कुत्ते वाले काफ से।
तो वो बड़े मज़े के वाक़यात हैं। जैसे आप निज़ामत करती हैं, ऐसे मैंने मुशायरों की बड़ी निज़ामत की आपने मेरे हिस्से का लाफ्टर देना है, क्योंकि मैं हंसूंगी तो मुझे खांसी लगी हुई है, तो वो खांसी अच्छी नहीं बात होगी। तो आपने मेरे हिस्से का बिल्कुल मत हंसो, मैं हंस नहीं, लेकिन मैं हंसना चाह रही हूँ, मैं हंसूंगी ना तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ आपने मेरे हिस्से का लाफ्टर ये प्रॉक्सी, ये जो मैं हंस रही हूँ ये एक प्रॉक्सी हंसी है। वो डन है। अच्छा जी जी, अच्छा अगला जी। हाँ, तो वो मैं एक मुशायरे की निज़ामत कर रहा था। अब आपको पता है हमारे यहाँ शायरों में बाज़ में एक बीमारी होती है कि अगर माइक पे आ जाएं ओहो तो फिर आप दुनिया की कोई ताकत उन्हें हटा नहीं सकते। मैं कहती हूँ बिल्कुल आप सही आपने कहा जो कंडक्ट कर रहा है मुशायरा, वो जो चाहे कर ले, उन्होंने माइक से नहीं हटना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं निज़ामत कर रहा था मुशायरे की, और उसको ये ख्याल करना होता है कि हर शायर को प्रॉपर टाइम भी मिले और मुशायरे का जो असल वक्त है उस पर ही ख़त्म भी हो जाए। तो मैं हर एक से दरख्वास्त कर रहा था प्लीज़ ये 5 शेर सुनाएं, सिर्फ 5 मिनट लीजिए, प्लीज़ ये कीजिए, और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। अब एक शायर को मैंने दावत देनी थी और मुझे पता था कि वो आधे घंटे से पहले माइक से नहीं हटेंगे। ओए ओए ओए, मैं बड़ा परेशान किया, मैं क्या करूं। खैर मैंने उनको बुलाने से पहले मैंने कहा जी मैंने एक फिलबदी शेर कहा है, अभी कहा है, और फलां साहब, मैंने उनका नाम लिया, मैंने उनको बुलाने से पहले उनके लिए कहा है, और वो मैं शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद उनको दावत देता हूँ। और शेर ये है कि मुंतखब पढ़िए, मुख्तसर पढ़िए, मुंतखब पढ़िए, मुख्तसर पढ़िए, मुख्तसर पढ़िए, बाकी जो कुछ हो अपने घर पढ़िए। कमाल कमाल। लेकिन साहब वो भी ऐसे मुस्तकिल आदमी थे कि उन्होंने भी कम से कम पौना घंटा माइक पर लिखा। तो बहुत से वाक़यात कभी ऐसा हुआ हो कि मुशायरा आपकी बारी ना आने दी हो, मतलब ये तो हो गया वाकया, और कि फिर रात के 4 बज गए हो, मुशायरे तो सुबह 6-6 5-5 बजे तक चलते रहते हैं। बिल्कुल मुझे कई मुशायरे से याद हैं कि रात को वो तकरीबन 7-8 बजे ईशा के बाद, खाने के बाद शुरू हुए और फजर की अजान हमने मुशायरे में सुने। कराची के कई मुशायरे ऐसे थे, लाहौर के कुछ मुशायरे, और मुझे कई याद हैं कि हमने फिर वो यानी उसको भी मुख्तसर करना पड़ा। और उसकी वजह एक ये थी, या तो ये होती कि शायरों की तादाद बहुत है, और या फिर ये होती है कि सामीन इतने बंधे हुए बैठे होते हैं कि उनका उठने को दिल नहीं चाहता। और जहाँ अच्छे शायर होते हैं जाहिर है वो मुशायरे का एक माहौल बन जाता है। बिल्कुल सही। तो फिर बहुत से सामीन का ये इसरार होता है कि इसको जारी रखा जाए। बिल्कुल। तो दाद देने का भी तो हर इलाके का, हर जगह का एक अपना ख़ास अंदाज होता है। आमना जी मुस्कुरा रही हैं। आमना जी, कोई ऐसा वाक़या जो आपको खुद याद हो, सऊद भाई ने बताया हो या आपने खुद विटनेस किया हो? मुझे माजी की दाद और आज की बेदाद याद आ रही है। अब आजकल जो सिचुएशन है सऊद भाई बखूबी जानते हैं कि जिस तरह बाकायदा कॉन्सर्ट्स में दाद ली जाती है, अपने दादी साथ ले जाए जाते हैं। ओहो। तो प्लांटेड दाद भी होती है जो पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि वो बस अब ये शेर पढ़िए, अब ये शेर पढ़िए। ठीक है। और सऊद भाई जैसे जो निज़ामत करने वाले होते हैं उनकी मुसीबत ये होती है कि वो क्या करें, क्या करें। हाँ, वो बेदाद को दाद में कैसे तब्दील करेंगे, इनका ही खासा है। अब तो ये हाल है कि मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग बाकायदा ये उनका प्रोफेशन है। ऐसा ही है। दादिये जो होते हैं उनका प्रोफेशन है कि आप उनको बुलवाएंगे, उनको दादिये कहते हैं। दादिये बाकायदा उनको कहा जाता है दादिये, और उनको बताया जाता है कि फलां शायर पे दाद देनी है और फलां पे चुप रहना है। अच्छा, फलां पे चुप भी रहना है कि भाई फलां जो शायर है उस पे चुप भी रहना है। अच्छा, और फलां पे दाद भी देनी है। और मैंने देखे भी हैं, वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो शहर का नाम भी नहीं लेना चाहता, ये सब। लेकिन अच्छा, और आपको ये बताओ, इंडिया में ये ज़्यादा है, इंडिया में ये ज़्यादा है कि आपको वो 2 नौजवान वहाँ पर शायरों के बारे में मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, मैं उनका नाम सुना है कि वो जब मुशायरा गाह में आते हैं तो 25-30 लोग उनके साथ होते हैं और ढोल वाले भी साथ होते हैं। अच्छा। हाँ, वो ढोल वाले साथ लेके आते हैं, पूरे वो एहतमाम से प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, ढोल बजता हुआ आता है और उसके साथ वो पिंडाल में एंटर होते हैं। और अच्छा, उनके साथ जब वो पढ़ चुके होते हैं तो वो दादी भी उन्हीं के साथ उठ के चले जाते हैं क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका है। कमाल हो गया। आमना जी, मैं सोच रही हूँ अगली दफा आपकी कब है क्लास, लेक्चर देना है आपने? बस ऐसे ही करेंगे, हम भी साथ जाएंगे ढोल बजाते हुए, ये हमने कह दिया है। लेकिन आमना जी, जो काम आप कर रही हैं, जो उम्दगी के साथ, एंड देन बीइंग अ राइटर, कम अब आपने लिखना शुरू कर दिया है, वी डोंट सी योर प्लेज नाउ दैट मच, क्या वजह क्या है इसकी, इस गैप की क्या वजह? सुंदर से एक तवील वक्फा आया। एक तो रीज़न मेरा एमफिल भी था, उसके अलावा एक ऑडियंस में शिफ्ट ऐसा आया था
कि कोई 3-4 बरस मेरे लिए कुछ ज़रा मुश्किल हो गया था। जो टॉपिक्स आ रहे थे वो बार बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखा जा रहा था। लाइक एक अगर चीज़ हिट हो गई है तो दर्जन भर वैसी कहानियाँ बनेंगी। तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक थोक की मंडी चल पड़ी थी। मास प्रोडक्शन तो होती है लेकिन कुछ ज़्यादा ही होने लगी थी, और जो हमारे निश ऑडियंस थे उनके लिए जैसे हम हमेशा कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो वो नहीं हो रहा था। तो मैं कुछ अरसे के लिए ज़रा मैं स्क्रीन से गायब हूँ। अभी मेरा एक प्ले शूट पे है और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट आ रहा है, तो अब उस तरह से चीज़ें आएंगी दोबारा। लेकिन वहाँ पे भी एक चीज़ आई, कोविड के जो वक्त गुजरा है उसमें हमारे ऑडियंस के टेस्ट में एक डिफरेंस आया। ट्रू। क्योंकि यूट्यूब पे एक तो उन्होंने पुराने प्लेस देखे, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो उनका जिसे कहते हैं ज़ौक़ की परवरिश हुई। इसके अलावा बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ से उनको केबल ऑडियंस जो हैं वो एक मॉडर्न ऑडियंस में आ गए। और ये जिस तरह से एक कैटास्ट्रॉफ होता है या कोई एक कुदरती तब्दीली होती है, उससे एकदम आपका इकोसिस्टम चेंज होता है। तो हमारे ड्रामे का इकोसिस्टम मेरे हक़ में चेंज हो गया। और अब इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आप देख रही होंगी कुछ नए चैनल्स भी आए हैं जिनकी पॉलिसी डिफरेंट है। काम हो रहा है जी, और उससे ये है कि जो हमारे मौजूदा ड्रामे हैं उनको भी ज़रा एक पॉलिश हो गए, और वो कुछ ऑडियंस का टेस्ट जो है वो भी डेवलप हुआ है, नो डाउट। और मैं पुराने ऑडियंस तो थे, एक्टर्स भी एंजॉय कर रहे हैं। एक्टर्स तो हमेशा चाहते थे, वो उनकी तो ख्वाहिश होती थी कि ये किया जाए, लेकिन चूंकि डिमांड नहीं थी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा ड्रामे का उसमें आया है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ फिल्म बावजूद कोशिश के एक तो बन नहीं सकी, दूसरे कोविड की वजह से फिल्म और पीछे चलेगी, तो केबल टीवी की ज़िंदगी मज़ीद लंबी हो गई। बिल्कुल ठीक है। जो कि जहाँ पे ड्रामा के साथ साथ फिल्म भी होती है तो वहाँ ऑफ बीट टॉपिक्स जो हैं वो फिल्म में डिस्कस हो जाते हैं। हमारे यहाँ ड्रामे में मज़ीद गुंजाइश आ गई ऑफ बीट टॉपिक्स की, वो भी कोविड की वजह से। बिल्कुल सही। सिनेमा हाउसेस तो पहले ही नहीं थे, जो थे वो बाद में सरवाइव नहीं कर सके उसको, तो मज़ीद हमारे लिए वो जगह हमारे लिए जगह बन गई, उनके लिए कम हो गई, हमारे लिए बन गई ड्रामा राइटर्स के लिए। तो अब एक सिचुएशन चेंज हुई है, और इंशाल्लाह आई होप कि अभी जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, इंशाल्लाह दैट्स वेरी गुड न्यूज़ कि आपके माशाल्लाह 1-2 प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं। वी वांट टू सी यू मोर। आपका ज़्यादा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल मैंने आपसे कलाम भी सुनना है फिर टाइम के हवाले से, और वो फिर वो मेरा फरमाइशी प्रोग्राम टाइम देख ले, फिर लाइव है शो तो अभी 10-1 मिनट है। अच्छा, फिर मैं सवाल नहीं पूछता, आप अपना प्रोग्राम प्लीज पहले मैं फिर सवाल पूछ लेते हैं। मैं चाह रही हूँ पहले हम कलाम की आपसे फरमाइश कर ले, फिर आप आमना जी जी प्लीज चंद अशार म्यूजिक बंद कर दीजिएगा जी। एक गज़ल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। वाह वाह वाह। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। और शेर सुनिएगा कि वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफर वापसी का होता है। वाह वाह। वो रास्ता हो मोहब्बत का या सयाहत का, थकाने वाला सफर वापसी का होता है। और शेर सुनिए कि बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, बड़ा कमाल है खुद को संभाल कर रखना, मगर जो जायका आवारगी का होता है, मगर जो जायका आवारगी का होता है। और मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, आपके पास वक्त कम है तो आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं 2-3 अशार, इतना है टाइम। हाँ। अच्छा, मैं और सुनाता हूँ। तो इसका मक्ता है कि हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। वाह, बहुत खूब। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। वाह। अच्छा अमना, आप भी कोई फरमाइश करना चाहें सऊद भाई से? जी सऊद भाई, आपको इल्म है मैं अक्सर आपकी एक गज़ल की आपसे फरमाइश करती हूँ, तो अगर उसके कुछ शेर अता हो जाए। अब आमना को एक गज़ल बहुत पसंद है, बल्कि इन्होंने अपने ड्रामे में भी वो गज़ल इस्तेमाल की थी। वो किसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन बार इनकी दाद मुझे मिलती रही है, तो वो शेर प्लीज़ कुछ सुनाता हूँ, 2-3 शेर जी। कि तू जो गरीब इश्क है, तू जो गुबारे इश्क है, तू जो गरीब इश्क है,
तू जो गुबारे इश्क है इसका गिला न कर सऊद, इश्क है प्यारे इश्क है। वाह, इसका गिला न कर सऊद, इश्क है प्यारे इश्क है। और कितने दिनों से रंज भी ठीक से कर नहीं रहा, कितने दिनों से रंज भी ठीक से कर नहीं रहा, कितने दिनों से तेरा रंग आईना दारे इश्क है। और उसका एक शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि इश्क की चाह कर नहीं, देख तुझे खबर नहीं, इश्क की चाह कर नहीं, देख तुझे खबर नहीं, राजकुमार इश्क है, राज दुलारे इश्क है। वाह, राजकुमार इश्क है, राज दुलारे इश्क है। और आखिरी शेर है इसका कि राजकुमार इश्क है, राज दुलारे इश्क है, लफ्ज़ सुखन से ही मगर लफ्ज़ सुखनवरी नहीं। हमने शेर सुनिए कि लफ्ज़ सुखन से ही मगर लफ्ज़ सुखनवरी नहीं, कारीगरी है और शय और ये कारे इश्क। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो कारीगरी है लफ्ज़ों की वो और चीज़ है, और इश्क करना किसी लफ्ज़ से या किसी अपने काम से वो और चीज़। बिल्कुल ऐसा ही, और हर एक लफ्ज़ में गहराई होना। मैं ज़रूर आमना आपसे हमारी नौजवान नस्ल में भी शेर व शायरी, राइटिंग के हवाले से, अदब के हवाले से कितना शऊर बेदार हुआ है, बिकॉज यू डायरेक्टली कनेक्ट विद द यंगस्टर्स। सुंदस हमेशा से ही मौजूद रहा है, अब भी उसी तरह है। फ़र्क सिर्फ ये आया है कि अब कुछ सोशल मीडिया की वजह से काता और ले दौड़ी वाली कैफियत है। तो वो जो एक रियाज होता है जो आपको सऊद भाई के शेरों में महसूस हुआ है, एक गहराई होती है। ज़्यादातर इस वक्त जो यंगस्टर्स लिख रहे हैं उनका बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तुकबंदी की तरफ है। और वो एक शोहरत का हुसूल कि हम किसी तरह वायरल हो जाएं, वो जज्बा जो है वो ज़्यादा है, और काम पे फोकस निस्बतन कम हो गया है। लेकिन जो अच्छा कह रहे हैं वो अपने अहद के हिसाब से बहुत अच्छा कह रहे हैं। और हमारा शायरी का मंजरनामा बहुत भरपूर है, बिल्कुल सही। बहुत हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़हन मौजूद हैं, यानी खला नहीं है। पिछली नस्ल के जो छोड़े हुए काम है, जो लेगेसी है, उसको लेके आगे चलने वाली बहुत बड़ी लॉट मौजूद है। और उसी तरह जैसे हर दौर में, क्योंकि शायरी जो है वो उर्दू शायरी बहुत ज़रख़ेज़ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास। बिल्कुल ये सूरत है। सब एक फरमाइश भी आई है, रंज कितना भी करें उनका ज़माने वाले। जी बिल्कुल, इसके बगैर आज की नशिस्त नामुकम्मल होगी। जी बहुत शुक्रिया। और ये गज़ल मैंने अपने एक अज़ीज़ के इंतकाल पर, उनकी वफ़ात पर लिखी थी, और फिर फरिया परवेज़ ने भी गाई है, यूट्यूब पे भी मौजूद है। उसके शेर मैं कुछ पेश करता हूँ कि रंज, अब आप सारा पसमंदर तो समझते हैं कि एक वफ़ात पर लिखे गए शेर हैं ये, तो वही कैफियत इनके अंदर है कि रंज कितना भी करें उनका समाने वाले, रंज कितना भी करें उनका समाने वाले, जाने वाले तो नहीं लौट के आने वाले, जाने वाले तो नहीं लौट के आने वाले, कैसी बेफैज सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले, कैसे चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले, एक पल छीन के इंसान को ले जाता है, एक पल छीन के इंसान को ले जाता है, पीछे रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले, पीछे रह जाते हैं सब साथ निभाने वाले। और ये शेर देखिए कि लोग कहते हैं कि तू दूर उफुक पार गया, लोग कहते हैं कि तू दूर उफुक पार गया, क्या कहूँ ऐ मेरे दिल में उतर आने वाले, क्या कहूँ ऐ मेरे दिल में उतर आने वाले, जाने वाले तेरी मरकत पे खड़ा सोचता हूँ, ख्वाब ही हो गए ताबीर बताने वाले, जाने वाले तेरी मरकत पे खड़ा सोचता हूँ, ख्वाब ही हो गए ताबीर बताने वाले। और आखिरी शेर है कि हर नया ज़ख्म किसी और के सीने का सऊद, हर नया ज़ख्म किसी और के सीने का सऊद, छेड़ जाता है मेरे ज़ख्म पुराने वाले। वाह वाह,
क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसको फरिया परवेज साहिबा ने, वो हमने गालिबन पैकेज में भी उसमें सुनाया है इसको बैकग्राउंड पे। अमेजिंग। हमें सब आमना जी से जो सवाल आप करना चाहते हैं, हमारे पास हैं 2 से 3 मिनट, तो आप अच्छा, आमना मैं ये पूछना चाहता था प्ले राइट की हैसियत से भी, नावल निगार की हैसियत से भी, और मैं अपने आप से भी ये सवाल पूछता हूँ, आपसे भी सुंदर से सवाल है कि बहुत दफ़ा कोई थीम आपके जहन में ऐसी होती है जो पॉपुलर थीम नहीं होती, जो कोई चैनल शायद उसको उस तरह कबूल नहीं करेगा कि उसका बिजनेस का उससे इतना वाबस्ता नहीं होगा, लेकिन आप वो लिखना चाहती हैं, आप वो बात कहना चाहती हैं या वो मैसेज देना चाहती हैं, तो क्या दरमियानी रास्ता होता है उसका कि आपने चैनल के तकाजे भी पूरे करने हैं, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखना है और अपने दिल की भी बात करनी, क्या करना होगा? इसमें सऊद भाई मेरे जो मामला था उसमें 3 सूरत हाल रही हैं। एक तो ये सबसे पहली और जो सबसे उम्दा सूरत हाल है वो ये है कि हमारे प्रोड्यूसर्स इतने जेनरियस और इतना वो ऑफ बीट प्लेस की जो वाकई ऑफ बीट है उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए मेरे प्रोजेक्ट्स पे लगाए हैं, सिर्फ मुझसे 1 लाइन भी लिए बगैर, सिर्फ ये आइडिया सुन के कि मैं ये लिखना चाहती हूँ। और मेरे 22 प्लेज हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा, चंद एक को छोड़ के सभी प्लेज ऐसे हैं जो जिस पे लोगों ने, जैसे आपने कहा ना, कारे इश्क, माशाल्लाह कारे इश्क समझ के मेरे प्रोड्यूसर्स ने, और मैं अब अपने सब प्रोड्यूसर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिसमें तमाम बड़े चैनल्स वाले शामिल हैं, उन्होंने इसी तरह से एक इश्क के तरह उसको निभाया। अच्छा, दूसरी सूरत में अब जाहिर है जब उन्होंने इश्क निभाया तो मुझे भी निभाना है, ऐसा ही है, तो अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी देनी है जो उनको कमर्शियल हिट हो। तो उसके लिए ये होता है कि जैसे जहेज़ मैंने लिखा था तो एक माशरती बुराई को हमने हाईलाइट करना था, सही, लेकिन हमारे जो टारगेट ऑडियंस थे उनके हिसाब से हमने उसको लेके चलना था, तो हमने उसको बहुत डायरेक्ट रखा। लाइक उसका OST में थोड़ी सी रिलक्टेंट थी लेकिन हमने बहुत डायरेक्ट रखा, उसका नाम बहुत डायरेक्ट रखा, और वो नाम और OST डायरेक्ट होने से उसके ऊपर बहुत सारे ऑडियंस आ गए। अब उसका जो ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो वो ट्रीटमेंट उसका अदबी ट्रीटमेंट था, लेकिन ये 2 चीज़ें उसमें एडअप करने से, एक्टिंग थोड़ी सी इस तरह से करने से वो अवाम ने देखा और हमारा मैसेज भी किया, वो ऑफ बीट प्ले भी था, लेकिन वो अवामी पजीराई भी उसको बहुत मिली। तो एक ये सूरत हाल होती है, और फिर आखिरी सूरत हाल ये होती है कि आप अपने उस आइडिया को किसी माइनर कैरेक्टर से कहलवा देते हैं। मेजर कैरेक्टर आप रखते हैं बिल्कुल जो एक हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामे की तरह होते हैं, और कोई एक आधा माइनर कैरेक्टर जो है वो आप उसमें रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑडियंस, क्योंकि हर कहानी का एक कारी होता है, ऐसा ही है, वो वहाँ से वो कहानी पिक कर लेता है, तो वो आपने जिस तक पहुँचानी होती है बात वो पहुँच जाती है। बिल्कुल सही। और स्क्रीन पे वो चलता रहता है। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, साहिर देखिए एक चैनल में कितने लोग मुलाजिम हैं, तो 8 बजे की स्लॉट जो है वो कमाऊ पूत होती है, उसने कमा के देना होता है। जी, तो हम ये नहीं कर सकते कि अगर मैंने अभी तो मेरे 24 प्लेज हो गए, 2 अब जो आ रहे हैं उनको भी अगर शामिल करें कि मैंने इतने प्लेज 2 दर्जन प्लेज लिख के और मैं अपनी मर्जी करती रहती, तो इस कमर्शियल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में ये मेरी तरफ से भी नाइंसाफ़ी होती है। बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल, तो एक इंसाफ बैलेंस के साथ। और फिर म्यूजिक की भी जुनैद बात करें, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं बहुत सारे सिंगर्स भी, आपके वालिद साहब भी, जावेद बशीर साहब, यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब के जरिए भी गाने, अब आजकल एल्बम्स का तो दौर नहीं रहा कि 12-12 गाने, सिंगल्स होते हैं। थोड़ा सा इस ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ये जो ट्रेंड है इसमें यही है कि जो सोशल मीडिया है और साइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, काफ़ी चीज़ें हैं, अब तो ये काफ़ी आसानी हो गई है कि जो लोग अपना मैसेज देना चाह रहे होते हैं, ये जो लोगों को दिखाना चाह रहे होते हैं, वो एक ईजी वे है। एक क्लिक पे आप जाके कुछ भी मसलन सुन सकते हैं साइट पे किसी भी जगह। तो ये है कि मैं इस तरह समझता हूँ इसको कि ये भी ठीक है, मगर आपके अपने एंड से भी होना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छा और जॉनरा लोगों को सुनाएं और इनोवेट करवाएं और उसको मतलब उसकी प्रमोशंस करें, उसको ऊपर लेके जाएं। तो इस वजह से भी काफी है मसलन। और आपके लिए तो आपके फादर की भी हेल्प और गाइडेंस ही काफी है मेरे ख्याल में, वो तरबियत और ट्रेनिंग। जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां, खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। सर थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपका शुक्रिया, अपने नाज़रीन तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया। आमना जी बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट जी आपके आने वाले नहीं हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने आपको देखना है, आपके काम को सराहते हैं। बहुत शुक्रिया। शेफ अनम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन आज़ाद सबसे बढ़कर आपका शुक्रिया, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। कल का शो इंशाल्लाह ताला
बड़ा मज़े का होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप, और ये मैं रस्मन जुमला कतन नहीं करी, आपके फेवरेट सितारे ऑल इन वन गो मुलाकात होगी। टीज़र दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, मुझे कहा जा रहा है नहीं देना टीज़र, हम कल ही आपको बताएंगे, थोड़ी देर पहले बता देंगे। लेकिन कल का आपने शो मिस नहीं करना। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिए, खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले जुनेद जावेद बशीर की आवाज़ में लाइव सिंगिंग आ जाएगी, बहुत सारी क्लैप में। आज की रात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। सानिदा सानिदा निदा रे रे दा सानिदा सानिदा निदा नी नी बा सानिदा सानिदा निदा रे रे दा सानिदा सानिदा निदा नी नी बा सानिदा सानिदा निदा रे रे दा सानिदा सानिदा निदा नी नी बा सानिदा सानिदा निदा रे रे दा सानिदा सानिदा निदा। दिल लुटे आए दिल लुटे आए मस्त निगामा, दिल लुटे आए मस्त निगामा, मैं तेरा नाम जपदी पीरा सोनिया, मैं तेरा नाम जपदी पीरा, तेरे नाम तो तेरे नाम तो सदके मैं जावा, तेरे नाम तो सदके मैं जावा, मैं तेरा नाम जपदी पीरा सोनिया, मैं तेरा नाम जपदी पीरा। सारी दा रे दन दन सारी दा रे सारी दा रे दा सा 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 रे दन 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 दा रे रे मा 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 रे 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 मा 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 रे मा रे दा रे नी दा रे नी मा पा मा रे नी नी दा रे मा 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 रे मा रे दा नी दा रे 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 दा तेरे नाम तो सदके मैं जावा, तेरे नाम तो सदके मैं जावा, मैं तेरा नाम जपदी पीरा सोनिया, मैं तेरा नाम जपदी पीरा। दारे दारे बाबा रे दारे रे बाबा रे मारे दारे दा 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 दा। तेरे साथ सीखा मैंने जीने का सलीका रे, तेरे साथ सीखा मैंने जीने का सलीका रे, दुखों को बुलाने का भी आया है तरीका रे, दुखों को बुलाने का भी आया है तरीका रे। नच नच के मैं नच नच के मैं नच 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 के मैं मौज मनावा, नच नच के मैं मौज मनावा, मैं तेरा नाम जपदी पीरा सोनिया, मैं तेरा नाम जपदी पीरा, मैं तेरा नाम जपदी पीरा सोनिया, मैं तेरा नाम जपदी पीरा।
नाच नाच नाच